हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। ये सेशन है रिलेटेड टू द CIB एग्ज़ाम एंड यहाँ पर हम BFM को विद इन 30 डेज़ किस तरीके से हम पूरी तरीके से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हुए अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इस चीज़ की डिस्कशन इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं। तो BFM इन 30 डेज़ इज़ द नेम ऑफ दिस सीरीज़। तो अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए। दिस इज़ डे 3 जहाँ पर हम मॉड्यूल 1 का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। तो इन सीरीज़ के जो लेक्चर्स हैं उसमें आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ऑफ दीज चैप्टर्स उनको डिस्कस कराया जाएगा। साथ के साथ कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, कैसा आया है, इन चीज़ों की भी डिस्कशन होगी। ओके, सो लेट अस बिगिन। हेलो दोस्तों, इस सेशन में हम कैब का बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका मॉड्यूल ए चैप्टर 3 विच इज करस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड एनआरआई अकाउंट्स इसके डिस्कशन को कर रहे हैं। तो दिस चैप्टर इज रियली इंटरेस्टिंग। करस्पॉन्डेंट बैंकिंग एनआरआई अकाउंट्स ये सारे इंटरनेशनल बैंकिंग से रिलेटेड है, किस तरीके से इंटरनेशनल बैंकिंग की जाती है इससे रिलेटेड ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है। तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा इस सेशन में। आई होप यू विल ऑल्सो एंजॉय। दिस इज पार्ट 1 एंड सो लेट अस बिगिन। ओके, तो दिस चैप्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। करस्पॉन्डेंट बैंकिंग इज द फर्स्ट पार्ट एंड द सेकंड पार्ट इज एनआरआई बैंकिंग। ठीक है, तो व्हाट इज करस्पॉन्डेंट बैंकिंग, व्हाट इज द नीड, फंक्शंस क्या है, various kinds of accounts क्या है, पेमेंट गेटवे, दिस वी विल सी इन दिस सेशन। एनआरआई बैंकिंग रिलेटेड बाकी के दो जो हमारे सेशंस है उसमें हम देखेंगे। तो डेफिनेशंस यहाँ पर है। एनआरआई अकाउंट अकाउंट्स जो होते हैं, अलग अलग फैसिलिटीज क्या है वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज मीन बाय करस्पॉन्डेंट बैंकिंग। नॉर्मल कमर्शियल बैंकिंग तो हम समझ चुके हैं, हमें पता है बैंक का मेन काम क्या है। ये चीज हम जानते हैं कि बैंक जो है डिपॉजिट्स लेता है, लोन्स देता है, मेनली ये इसके जो इंटरेस्ट डिफरेंस से बैंक इज गोइंग टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, तो दैट इज समथिंग वी नो ऑलरेडी, बट व्हाट इज करस्पॉन्डेंट बैंकिंग नाउ। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस। तो इसमें कई सारे सर्विसेज जो है करस्पॉन्डेंट बैंकिंग में प्रोवाइड किए जाते हैं, अकाउंट्स एंड अदर सर्विसेज, तो वो हम आगे देखेंगे। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड मीनिंग क्या है इसका। करस्पॉन्डेंट बैंक की अगर हम बात करें तो लेट्स से देयर इज एसबीआई इन इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एसबीआई को अब न्यूयॉर्क में या फिर जो यूएस के स्टेट्स है वहां पर इट वांट्स टू प्रोवाइड सर्विसेज बिकॉज बहुत सारे इंडियंस वहां पर रहते हैं, तो इट वांट्स टू प्रोवाइड सर्विसेज। तो ऐसे में एसबीआई क्या कर सकता है। एसबीआई के पास तीन तरीके हैं, राइट। दो तरीके क्या है, इधर इट कैन ओपन अ ब्रांच। ठीक है, वहां पर ब्रांच ओपन कर सकता है, ऑब्वियसली एलिजिबिलिटी कंडीशंस को अगर वो मीट कर रहा है। सब्सिडियरी ओपन कर सकता है या फिर एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ओपन कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है सर, ब्रांच सब्सिडियरी क्या मतलब है इसका। ब्रांच मीन्स एक फुल फ्लेज ब्रांच वहां पर ओपन कर दिया। ठीक है, जैसे एसबीआई मुंबई में है, दिल्ली में है, तो वैसे एसबीआई न्यूयॉर्क। ठीक है, इट कैन डू दैट ऑब्वियसली इफ इट इज फुलफिलिंग ऑल द कंडीशंस। सब्सिडियरी यानी कि इसने एक अपना सब्सिडियरी ओपन कर दिया। इट इज नॉट द मेन कंपनी बट सब्सिडियरी विच इज कैरिंग आउट स्पेसिफिक फंक्शंस। ठीक है, क्या फॉरेक्स रिलेटेड फंक्शंस होंगे इसके, फॉरेन करेंसी रिलेटेड एंड ऑल। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, ये ऑफिस क्या है, फुल फ्लेज नहीं है, एक बैंक नहीं है, वी कैन नॉट से दैट, बट इट गिव्स इंफॉर्मेशन एंड डज अ फ्यू फंक्शंस ऑफ अ बैंक। ठीक है, तो वो अब थर्ड मेथड क्या है, इट कैन गो फॉर करस्पॉन्डेंट बैंकिंग। भाई मुझे ये ब्रांच नहीं ओपन करना, बहुत खर्चा होता है, सब्सिडियरी नहीं ओपन करना, ऑफिस भी नहीं ओपन करना, ये सब में बहुत खर्चा होता है, बहुत ज्यादा जो है कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स होते हैं, बहुत सारे एलिजिबिलिटी कंडीशंस को मीट करना है, राइट। इट इज डिफिकल्ट किसी और कंट्री में, तो इस वजह से वी गो फॉर करस्पॉन्डेंट बैंकिंग। तो इसमें क्या है, एसबीआई यूएस में किसी भी तरह का ब्रांच या सब्सिडियरी ऑफिस कुछ नहीं ओपन करेगा। एसबीआई वहां के एक बैंक से बात करेगा जिसे हम करस्पॉन्डेंट बैंक कहते हैं। और ये जो कंट्री है इसे होस्ट कंट्री कहा जाता है। ठीक है, होस्ट कंट्री, दिस इज अ होम कंट्री, दिस इज अ होस्ट कंट्री। तो ये जो होस्ट कंट्री है यहाँ पर जो बैंक है, लेट्स से अमेरिकन बैंक है, अमेरिकन बैंक से एसबीआई ने बात की और कहा कि भाई आप हमारे करस्पॉन्डेंट बैंक बन सकते हो क्या। तो दे एग्रीड। इसका मतलब क्या है, अब कई सारे फंक्शन जो है कैरी आउट करेगा फॉर एसबीआई, यानी कि वहाँ के जो लोकल पीपल है जिनका एसबीआई में ब्रांच है, सॉरी अकाउंट है, तो ये अमेरिकन बैंक में जाकर उस अकाउंट से पैसे वगैरह ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है।
ये सारे जो पेमेंट्स हैं, रेमिटेंसेस है, वो सही समय पर सही जगह पर पहुंच जाए, इससे रिलेटेड सेटलमेंट वगैरह के फंक्शंस भी प्रोवाइड करता है। यानी कि एसबीआई को यहाँ पर ब्रांच ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ थोड़ा फीस या फिर कुछ लेगा या करस्पॉन्डेंट बैंक लाइक अमेरिकन बैंक, एंड इट इज कैरिंग आउट फंक्शंस लाइक एसबीआई ओनली। ठीक है, एसबीआई के जो फंक्शंस हैं, कुछ फंक्शंस को वो फुलफिल करता है फॉर द फॉरेन कस्टमर्स। इज दैट क्लियर? तो करस्पॉन्डेंट बैंक किसे कहते हैं? आई होप ये चीज क्लियर है। अब हम फंक्शंस देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा आइडिया लग जाएगा। तो इन दोनों के बीच का इन्हें एक एमओयू या फिर कोई एग्रीमेंट कुछ करना पड़ता है। करस्पॉन्डेंट बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है अक्रॉस द ग्लोब। पर्पस क्या है? वायर ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स जो है पैसे वगैरह ट्रांसफर करते हैं, वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो गए, डॉक्यूमेंट वगैरह गैदर करना, कलेक्ट करना, उसके लिए भी है। ठीक है, तो यहाँ पर लेट्स से अकाउंट्स ओपन कर रहे हैं कोई इंडियंस है, तो शायद वो भी हो सकता है, बट उसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका आधार या फिर आईडी कुछ, पासपोर्ट वीजा ये चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कौन करेगा? तो ये करस्पॉन्डेंट बैंक करेगा फॉर एसबीआई। एडवांटेजेस क्या है? बैंक को अपना फॉरेन मार्केट में जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। पहली बात तो वो, तो फॉरेन क्लाइंट्स है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स है, एंड विदाउट हैविंग टू ओपन एनी अकाउंट। ठीक है, इवन सॉरी, विदाउट हैविंग टू ओपन अ ब्रांच, बैंक को ब्रांच ओपन करने की जरूरत नहीं है इन यूएस। इवन ये जो बैंक है, कई बार कुछ फैसिलिटीज के लिए अकाउंट भी ओपन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एन एग्रीमेंट या एमओयू कुछ कर लिया एंड देन सारे सर्विसेज प्रोवाइड हो रहे दैट। तो व्हाट इज द नीड? ये जो यूएस है, वहां पर बहुत सारे पीपल जो है पढ़ने जाते हैं, तो उन होम कंट्री के कस्टमर्स को जो है बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए एसबीआई अपने सर्विसेज इस तरीके से दे रहा है। ठीक है, तो दैट ऑब्वियसली एक एग्जांपल वैसे ही इंडियन बैंक जो है दे सकते हैं। बैंक डोंट नीड टू ओपन ब्रांचेस, ये चीज हम समझ चुके हैं। एंड बैंक्स का जो पोर्टफोलियो है वो भी काफी ज्यादा अच्छा होगा, और ओवरसीज क्लाइंट्स है और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वहां पर जो मिल रहे हैं, उनका जो है फायदा उठा सकता है। राइट, दिस इज द नीड, बट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट्स क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, हम कह सकते हैं, जो कि इंटरनेशनली जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ये ट्रांजैक्शन सही जो है पर्पसेस के लिए हो, एंड इससे किसी तरह का मनी लॉन्ड्रिंग या फिर गलत काम ना हो, ये चीज इंश्योर करता है। ठीक है, इसने अगर आपको थोड़ा सा न्यूज़ पता होगा, कई सारे लिस्ट वगैरह बना रखे हैं जिसमें कई कंट्रीज को इंक्लूड किया है। जो कंट्रीज को जो है ब्लैक लिस्ट किया है, तो वो कंट्रीज से ज्यादा फाइनेंशियल लिंक्स जो है बाकी कंट्रीज नहीं रखते। तो इन इस तरह का काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर इंस्टीट्यूट है, हम कह सकते हैं। तो इसके रिकमेंडेशन है कई सारे। ठीक है, रिकमेंडेशन नंबर 13 में इसने कहा है कि जो रिकमेंडेशन नंबर 10 है, इसे तो आपको फॉलो करना ही है, जहां पर कस्टमर की ड्यू डिलिजेंस यानी कि बहुत अच्छे तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है। इसके साथ साथ आपको कुछ एडिशनल सेफ्टी मेजर्स भी लेकर आने हैं अपने तरफ से, ताकि इस तरह के जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, अब ये बैंक इसके लिए कर रहा है, तो कई बार हो सकता है कि बहुत अच्छी तरीके से अमेरिकन बैंक जो है चेक ना कर रहा हो, एंड एसबीआई के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह चल रहा हो, तो वो चीज ना हो। बैंक्स रिफ्यूज कर सकते हैं अगर ये जो करस्पॉन्डेंट बैंक है, वो जो भी फॉरेन बैंक है, लेट्स से एसबीआई जो है इंडिया में, या फिर कोई और बैंक है इंडिया में, अच्छे तरीके से जो भी रेगुलेटिंग अथॉरिटी है उसे रिपोर्ट नहीं करता, उसे सारी चीजें नहीं बताता, तो ऐसे में दिस कैन बी कंप्लीटली इग्नोर्ड एंड अवॉइडेड। ठीक है, यानी कि ये जो एमओयू है, एग्रीमेंट है, उसे नल कर दिया जा सकता है बाय द करस्पॉन्डेंट बैंक। दैट इज द थिंग। अब फंक्शंस क्या क्या है यहाँ पर? अकाउंट से रिलेटेड सर्विसेज और अदर सर्विसेज। ठीक है, विदाउट अकाउंट ऑल्सो दिस सर्विसेज कैन बी प्रोवाइडेड। तो द फर्स्ट जो सेट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं बाय द करस्पॉन्डेंट बैंक, वो अकाउंट रिलेटेड सर्विसेज है। सबसे पहला है क्लियरिंग हाउस फंक्शंस। ठीक है, क्लियरिंग हाउस करता क्या है? तो ये सेटलमेंट्स जो हैं वो सही से हो जाए, और डॉक्यूमेंट्स की क्लियरिंग वगैरह, तो वो चीजें करस्पॉन्डेंट बैंक करेगा फॉर द रेस्पॉन्डेंट बैंक। जो ये जो बैंक है, इसे रेस्पॉन्डेंट बैंक कहा जाता है एसबीआई को, राइट? इट इज रिटन हियर। तो ये जो एसबीआई है, उसके लिए अमेरिकन बैंक ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। क्या है ये? हैंडलिंग पेमेंट्स, पेमेंट जो किया गया है वो सही समय पे सही जगह पर सही इंसान को पहुंच जाए। एलसी क्लेम्स, जो लेटर ऑफ क्रेडिट क्लेम्स है, उसके रिम्बर्समेंट्स, अगेन अ काइंड ऑफ पेमेंट, चेक कलेक्शंस वगैरह करके उसको जो है क्लियर करना एंड देन पहुंचाना, एंड द मनी ट्रांसफर चेक के थ्रू हो रहा है, तो इसके सेटलमेंट वगैरह को देखना। सेकंड थिंग इज कलेक्शंस। ठीक है, कलेक्शंस में क्या क्या कर सकता है? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स, बिल्स, कई बार बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं जिसके ऊपर जो है एक्सपोर्टर इम्पोर्टर मनी लेते हैं फ्रॉम द बैंक्स।
ठीक है। ऑब्वियसली दे सबमिट द बिल एंड देन मनी उसके ऊपर लेते हैं। फैक्टरिंग हो गया, ये सारे हो गए, ठीक है। तो इसके थ्रू ये किया जाता है। तो ये बिल्स वगैरह कलेक्ट करना, चेक्स हो गए, फॉलो अप्स लेना, क्रेडिट जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है वो सारा, ये जो बिल्स है उससे लोन लिया गया है, बिल देके लेट से पैसे लिए गए हैं, लोन या फिर फैक्टरिंग के थ्रू पैसे लिए गए हैं, तो वो पैसे सही इंसान तक पहुंचे। लेट से एसबीआई का कस्टमर है, इंडिया में लिया या फिर वहां फॉरेन में ये लोन लिया गया है, तो सही तरीके से पहुंचे, एसबीआई को डिटेल्स भी पहुंच जाए। कैश लेटर लॉक, लॉक बॉक्सेस फॉर कलेक्शन, ठीक है। तो ये कुछ और चीजें हैं जो कि कलेक्शन रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हम कह सकते हैं इन्हें। पेमेंट्स को भी हैंडल करता है, ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट, बैंक उस अकाउंट से अगर डेबिट करना है तो वो, अकाउंट में क्रेडिट करना है तो वो, बेनिफिशियरीज इन द सेम सिटी, कंट्री, अदर कंट्रीज, हर जगह से जो है पेमेंट्स वगैरह आ रहे हैं तो उन्हें सेटल करने का काम इस करस्पॉन्डेंट बैंक का है। एंड विद रेस्पेक्ट टू कस्टमर्स हु आर इन दैट कंट्री, ठीक है। ओवरड्राफ्ट एंड लोन्स भी प्रोवाइड करता है रेस्पोंडेंट बैंक को। तो लेट्स से अमेरिकन बैंक, एसबीआई जो है अमेरिकन बैंक से उसे लोन चाहिए तो इट प्रोवाइड्स, रिक्वायर्स एग्रीमेंट वगैरह चाहिए दोनों बैंक के बीच में, इंटरनल बैंक के जो अप्रूवल्स है वो सब भी चाहिए, बट यस दिस फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज भी है, सरप्लस अकाउंट बैलेंस है, तो लेट्स से किसी का सरप्लस अकाउंट बैलेंस है, वो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं न्यूयॉर्क में, तो दे कैन डू दैट, जो भी लोकल डोमेस्टिक रेट्स है उस पर मार्जिन जो भी अप्लाई होते हैं। इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स में एंड कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, तो ये मोस्टली शॉर्ट टर्म के इंस्ट्रूमेंट्स है, इनमें जो है इन्वेस्ट किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल से कम के मेच्योरिटी के जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू बॉट अ बॉन्ड और वो 1 साल के अंदर आपको प्रॉफिट दे रहा है, तो दैट। अदर सर्विसेज क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट, एडवाइजिंग, कंफर्मेशन, ये सब चीजें भी की जाती हैं, ठीक है। तो कंसल्टेशन, एडवाइजिंग इनसे रिलेटेड, और बायर सेलर को अगर पैसे चाहिए, क्रेडिट चाहिए, लोन चाहिए, तो वो अरेंज करना विद रिस्पेक्ट टू बोथ द कंट्रीज, होम कंट्री, होस्ट कंट्री, ठीक है, इनके बीच में अगर हो रहा है तो फॉरेक्स सर्विसेज प्रोवाइड करना। कस्टोडियल यानी कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी सेव किया जा सकता है। कस्टोडियन क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स ये सारी चीजें सेव करना, वो। इससे रिलेटेड जो बैंक के स्टाफ है उन्हें ट्रेन करना, सेमिनार्स प्रोवाइड करना, ये भी करस्पॉन्डेंट बैंक करता है। तो दीज आर द फंक्शंस, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड रियली वेल। अब कुछ अकाउंट्स का डिस्कशन कर लेते हैं विच आर रिलेटेड टू करस्पॉन्डेंट बैंकिंग, ठीक है। तो ये है नॉस्ट्रो, वोस्ट्रो एंड लोरो अकाउंट। डरिए मत नाम से, मैं फटाफट से एक्सप्लेन करता हूँ फिर आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 3 बैंक से यहाँ पर, दो आपके सामने है, एसबीआई मुंबई में जो है वो है पहला, दूसरा सिटी बैंक न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो एसबीआई मुंबई का अकाउंट है, सिटी बैंक न्यूयॉर्क में, यहाँ इस बैंक का अकाउंट है, एसबीआई मुंबई का अकाउंट है सिटी बैंक में जो कि न्यूयॉर्क में है, यूएस में, ठीक है। तो दीज टू बैंक्स एंड देयर इज अ थर्ड बैंक, अब लेट्स से न्यूयॉर्क में है या फिर किसी और कंट्री में भी हो सकता है ये थर्ड बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, लेट्स से ये अगेन वहीं पे यूएस में है। तो यहाँ पर नॉस्ट्रो, वॉस्ट्रो एंड लोरो अकाउंट्स, ये तीनों जो अकाउंट्स है इनका मीनिंग हमें समझना होगा। तो नॉस्ट्रो अकाउंट का मतलब होता है, नॉस्ट्रो मतलब आर अकाउंट विथ यू, तो एसबीआई का अकाउंट है ये, किसके साथ, सिटी बैंक के साथ। तो एसबीआई कह रहा है कि मेरा अकाउंट तुम्हारे पास है, तो दैट इज नॉस्ट्रो अकाउंट, यानी कि एक ही अकाउंट है, एक ही अकाउंट के बारे में तीनों जो अकाउंट्स हैं, तीनों जो नाम है वो बात कर रहे हैं एक ही अकाउंट के बारे में, ठीक है। एक ही अकाउंट बनाया गया है, ये 3 डिफरेंट अकाउंट्स नहीं है, सेम अकाउंट है, बट किसके पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है उसके बेसिस पर नाम है, सिंपल। अगर एसबीआई मुंबई जिसका ये अकाउंट है वो इस अकाउंट के बारे में डिस्कशन कर रहा है तो वो कहेगा कि ये मेरा नॉस्ट्रो अकाउंट है, ठीक है। नॉस्ट्रो अकाउंट का मतलब आर अकाउंट विथ यू, सिंपली एसबीआई का अकाउंट सिटी बैंक के पास है, तो अगर एसबीआई के बुक्स में आपको ये जो है देखने को मिल रहा है, बैलेंस शीट्स में आपको देखने को मिल रहा है, तो नॉस्ट्रो अकाउंट ऐसे करके लिखा होगा। इज दैट क्लियर? वॉस्ट्रो क्या है, वॉस्ट्रो मीन्स योर अकाउंट विथ अस। सिटी बैंक अब इस पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में, जो कि किसका अकाउंट है, सिटी बैंक का अकाउंट है नहीं, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक का है नहीं, एसबीआई का अकाउंट है, ठीक है। तो योर अकाउंट विथ अस, तुम्हारा अकाउंट हमारे पास है, ये। तो ये सिटी बैंक न्यूयॉर्क के लिए फॉरेन करेंसी अकाउंट हो गया, रेट से रुपीस वगैरह ये भी आ रहा है इसमें। तो नॉन रेजिडेंट बैंक जो भी है उसके लिए होम कंट्री, तो मैंने कहा था इंडिया जो है होम कंट्री हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है होस्ट कंट्री हो जाएगा, ये चीज हमने डिस्कस की थी। तो इसके इससे वॉस्ट्रो अकाउंट करके कौन लिखेगा, एसबीआई नहीं,
सिटी बैंक अपने बुक्स में, अपने बैलेंस शीट्स में लिखेगा वॉस्टर अकाउंट, राइट? उसका अकाउंट हमारे पास है, ऐसे योर अकाउंट विद अस। अब अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक ये तीसरा बैंक है, ये बस देख रहा है इन दोनों के बीच ये अकाउंट का ट्रांजैक्शन। लेट्स से अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक जो है सिटी बैंक के थ्रू ये एसबीआई मुंबई का जो अकाउंट है उसमें कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा है। खुद उसने एसबीआई मुंबई का अकाउंट ओपन नहीं किया है, सिटी बैंक के थ्रू कर रहा है। तो देन इट विल से दिस इज अ लोरो अकाउंट। इसके जो बुक्स में आएगा, बट इट विल बी कॉल्ड अ लोरो अकाउंट। ठीक है, लोरो मीन्स देयर अकाउंट विद देम, इनका अकाउंट इनके पास है, दैट देयर, ये देयर हो गए, देयर अकाउंट विद देम। ठीक है, हुम, देम यहाँ पर कौन हो गया? सिटी बैंक। देयर कौन हो गया? एसबीआई मुंबई। आई होप दैट इज क्लियर। तो ये थर्ड पार्टी अकाउंट है, यानी थर्ड पार्टी है, ये इन दोनों से इसका रिलेशन नहीं है, बट देन फिर भी लेट्स से सिटी बैंक के थ्रू कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक को अपने बुक्स में, अपने बैलेंस शीट्स में मेंशन करना होगा। व्हाट विल इट मेंशन? लोरो अकाउंट। आई होप दैट इज क्लियर। एंड द फोर्थ काइंड ऑफ अकाउंट इज मिरर अकाउंट। ये एसबीआई मुंबई को मेंटेन करना होता है। जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं इस पर्टिकुलर अकाउंट में, सिटी बैंक के अकाउंट में, ये तो सिटी बैंक के पास है, बट इसी के सामने एक अकाउंट एसबीआई मुंबई अपने पास मेंटेन करता है। इस अकाउंट में से इस अकाउंट में जो है पैसे जाते रहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द मिरर अकाउंट। ठीक है, इसमें इंडियन करेंसी हो सकती है या फिर फॉरेन करेंसी हो सकती है। इसी अकाउंट का एक रिफ्लेक्शन कहलाता है ये, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शंस इस अकाउंट में से जाते हैं। एसबीआई मुंबई कहाँ का पैसा डालेगा? तो एक अकाउंट में वो पैसे डालते जाता है जो भी इस सिटी बैंक के अकाउंट में जाने हैं। तो दैट इज कॉल्ड द मिरर अकाउंट। इज दैट क्लियर? दोज आर द थिंग्स। सब कुछ पेमेंट गेटवेज के बारे में बात कर लेते हैं। पेमेंट गेटवेज क्या है? मैं कह रहा हूँ अभी कि एसबीआई मुंबई का पैसा जो है यहाँ जा रहा है, यहाँ अकाउंट ओपन किया, यहाँ से यहाँ पैसे जा रहे हैं, फिर इसके थ्रू इसे यहाँ से यहाँ पैसे जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती कैसे हैं? ठीक है, हम तो देखते हैं यूपीआई और ये सारे जो है हमारे कई सारे रुपए और कई सारे जो है कार्ड्स है, सब कुछ है। और आप जब ट्रैवल करते हो तो यू हैव द आरएफआईडी, ठीक है, फास्टैग, ये सारी चीजें हैं। तो ये सब पेमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये इंटरनेशनली कैसे पेमेंट्स होते हैं? इसके पीछे भी कुछ होना चाहिए ना। तो ये पेमेंट गेटवे इज एक्चुअली द एंटायर सिस्टम जो कि हेल्प करता है इस तरह के इंटर बैंक पेमेंट एंड ट्रांजैक्शंस के लिए। इज दैट क्लियर? बहुत डीपली ये जो सॉफ्टवेयर एंड ऑल है बस उसके पीछे हम नहीं जाएंगे, इसके पीछे इसके अंदर गेटवे क्या है एंड ऑल, बट इट हेल्प्स इन द ट्रांजैक्शंस, सिंपल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। तो इंटरनेशनली स्विफ्ट जो है सबसे फेमस पेमेंट गेटवे है, और इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया, सो यू शुड नो व्हाट इज दिस। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड, तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही याद हो जा रहा है तो अच्छा है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। वरना आप कुछ दिमाग में इमेज बना के इसे याद कर सकते हो, बट इसे याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कोई सोसाइटी है, लेट्स से अगर कोई देखता हो गोकुलधाम सोसाइटी, एंड दे हैव गॉन फॉर वर्ल्ड टूर, और बैंक टू बैंक वो घूम रहे हैं और फाइनेंशियल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, पैसे दे रहे हैं और फिर कॉल्स कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ सेट करके आप याद रख सकते हो। तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, सो दैट इज तो हियर यू हैव, क्या है ये? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है एक्चुअली, एंड ये किस चीज में हेल्प करता है? फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विसेज। ठीक है, ट्रांजैक्शंस तो हेल्प करता ही है, बट इसके साथ साथ मैसेजिंग सर्विसेज भी हैं इसके। मेनली तो मैसेजिंग सर्विसेज है, यानी कि ये मैसेज वगैरह विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजैक्शंस, कहाँ से कहाँ जाने हैं, ये किस तरीके से जाना है, गया है या नहीं, देर इज सम ब्रीच, इससे रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहता है। सो दैट इस तरीके से इसके और भी फीचर्स अगर हम देखें तो ये जो है बिल्ड सिक्योरिटी सिस्टम इसका होता है स्विफ्ट में। अगर आप देखोगे तो ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेशन फाइनेंशियल मैसेजेस की हो जाती है। तो ये जो मैसेजेस है फाइनेंशियल मैसेजेस, यानी कि ट्रांजैक्शन कहाँ से कहाँ पैसे जाने हैं, क्या होना है, इसकी ऑथेंटिकेशन हो जाती है। लेट्स से मैंने भेज दिया मैसेज और फिर ये ट्रांजैक्शन होना है इस तरीके से, तो दैट इज नॉट ऑथेंटिक। सम बैंक या फिर जिसका अकाउंट है उस वहां से आ रहा है, तो दैट विल बी ऑथेंटिक एंड सही मैसेज होगा, isn't it? तो वो ये अवेलेबल किस तरीके से 24/365, यानी कि साल के हर दिन और 24 आवर्स डेली अवेलेबल है। लो कॉस्ट ट्रांजैक्शन है, 1/4 होता है नॉर्मल टेलेक्स मैसेजेस, यानी कि और भी नॉर्मल मैसेजेस है जो टेलीकम्युनिकेशंस के मैसेजेस है उससे भी लो कॉस्ट है ये पूरा सेटअप।
ठीक है। हाउ इट इज लो कॉस्ट वी वोंट गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट अगेन। बैंक्स, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं, फॉर एग्जांपल कई बार आप जो है महंगे ट्रेन्स में या फिर ऐसे बैठते हो, बट कुछ समय बाद उसका कॉस्ट जो है रिड्यूस हो जाता है और सब्सिडाइज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। कई तरीके हैं। तो दैट बैंक्स टू हैव ऑथेंटिकेशन की, तो जो जो बैंक्स इस पर्टिकुलर सिस्टम का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उन बैंक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके पास एक ऑथेंटिकेशन की होता है। ठीक है, इसे रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन के थ्रू स्विफ्ट बीआईसी कहा जाता है, यानी कि बैंक आइडेंटिफायर कोड। ईच एंड एवरी बैंक को आइडेंटिफाई करने के लिए पर्टिकुलर कोड उसे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एसबीआई इज पार्ट ऑफ इट, इट विल हैव सम कोड। ये कोड के थ्रू से आइडेंटिफाई किया जाता है। सिंपल है, अगर कोई कॉलेज ज्वाइन होता है तो उसे एक आईडी नंबर मिलता है, सिंपल उस तरीके से। सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड होते हैं यहाँ पर? मैसेजिंग सॉल्यूशंस, यानी कि मैसेजेस वगैरह प्रोवाइड करना। मैसेज मतलब नॉर्मल हम जो भेजते हैं उस तरह के मैसेज नहीं होंगे, फाइनेंशियल मैसेजेस जहाँ पर ट्रांजैक्शंस कहाँ से कहाँ करने हैं, कैसे करना है, पहुंचा है या नहीं, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है। बैंकिंग पेमेंट्स, इंटरबैंक पेमेंट्स, कॉर्पोरेट सर्विसेज, कैश मैनेजमेंट, कंप्लायंस, मिटिगेटिंग ऑपरेशनल एंड कंप्लायंस रिस्क। ठीक है। ट्रेड फाइनेंस मैसेजिंग, ट्रेड फाइनेंस से रिलेटेड मैसेजिंग, सिमिलरली ट्रांजैक्शंस और वो सब। सिक्योरिटीज रिलेटेड जो है, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ कोई जो शेयर है इन ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज किसी तरीके से खरीदा है, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फॉरेक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ट्रेजरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो ये सारे जो हैं स्विफ्ट के थ्रू होते हैं। तो इंटरनेशनली स्विफ्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है एग्जाम में कई बार, यू शुड नो। अब नेक्स्ट है चिप्स। ठीक है, तो ये चिप्स क्या है? ये सिर्फ यूएस में है। ये सिमिलर काइंड ऑफ वर्क करता है, क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। ये अगेन एक काइंड ऑफ पेमेंट गेटवे है, नेट सेटलमेंट के थ्रू होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में नेफ्ट है, वैसे ही नेट सेटलमेंट का मतलब क्या है? तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस, आपने भी एक ट्रांजैक्शन किया, किसी और ने किया, किसी और ने किया, तो ऐसे कई सारे ट्रांजैक्शंस को बंच किया जाता है और उनका नेट निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए जो है बी को 10 रुपीज भेज रहा है, बी ए को 5 रुपीज भेज रहा है, तो इसका नेट क्या है? ए अगर बी को 5 रुपीज भेज देगा तो हो जाएगा, इजंट इट? ये दोनों ट्रांजैक्शंस को करने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से नेट निकाला जाता है और उन ट्रांजैक्शंस को का जो रिजल्ट है वो ऑन अ नेट बेसिस किया जाता है। ठीक है, यूएस में ऑपरेटिंग है 1970 से, दैट इज कॉल्ड नेट सेटलमेंट। ग्रॉस सेटलमेंट में क्या होगा? ए ने बी को भेजा पैसे, तो ये 10 रुपीज चला जाएगा इमीडिएटली। बी ने ए को भेजा, ये 5 रुपीज भी जाएगा। दैट इज ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, सारे ट्रांजैक्शन रियलाइज होते हैं, लेकिन नेट सेटलमेंट में बंच होके उसका नेट रिजल्ट जो है वो रियलाइज होता है। फीचर्स क्या है? न्यूयॉर्क क्लियरिंग हाउस के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया चिप। फुल फॉर्म क्या है? क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। ठीक है, जो भी पार्टिसिपेंट्स है उन्हें कोड मिलता है, यूआईडी नंबर मिलता है, यूएस डॉलर नॉस्ट्रो अकाउंट्स जिसके भी हैं, यानी कि जो भी यूएस के बैंक्स हैं उसके साथ रिलेशंस रखते हैं। फॉर एग्जांपल एसबीआई मुंबई, तो ये एसबीआई मुंबई का अकाउंट यूएस में है, एंड लेट्स से यूएस का जो बैंक है, सिटी बैंक है, उसका अकाउंट एसबीआई मुंबई में है, तो वो इसके लिए नॉस्ट्रो अकाउंट हो गया। तो इसे भी एक जो एसबीआई है उसे भी एक आईडी मिलेगा और वो चिप्स के थ्रू ये ट्रांजैक्शन कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन करना है विद सिटी बैंक, तो चिप्स के थ्रू कर सकता है, तो उसे भी एक आईडी मिलेगा। ये न्यूयॉर्क में खाली ऑपरेटिव है। ठीक है, ओनली इन न्यूयॉर्क। देन फेडवायर, अगेन दिस इज इन यूएसए। यूएस में जो सेंट्रल बैंक है उसे फेडरल रिजर्व बैंक कहते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया में वी हैव द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूएस के बैंक को फेडरल रिजर्व बैंक। तो इन्होंने ये लेकर आए थे 1918 में। ग्रॉस सेटलमेंट के थ्रू होता है। तो यहाँ पर क्या है? ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन होता है, ए ने बी को 10 भेजा गया, बी ने ए को 5 भेजा गया, इमीडिएटली सेटल हो जाता है ये। तो ये एबीए नंबर्स प्रोवाइड करते हैं। एंड सबसे लार्जर नेटवर्क कौन सा है? सबसे लार्जर पेमेंट सिस्टम यूएस में चिप्स है। चिप्स की तरह चैप्स है, ये ब्रिटेन में है। ठीक है, ब्रिटिश इक्विवेलेंट है, क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम। कुछ नहीं याद हो, एटलीस्ट ये फुल फॉर्म्स जरूर याद कर लेना, पूछा जा सकता है। सेम रिसीट्स पेमेंट्स को हैंडल करना, और ये नेट सेटलमेंट के थ्रू करता है। ठीक है, चिप्स के जैसे ही है ना, तो नेट सेटलमेंट करता है ये। इसी तरीके से टारगेट है, तो ये जो है यूरोप का है, ट्रांस यूरोपियन। यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज, आई होप यू हैव एन आइडिया। ऑटोमेटेड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एक्सप्रेस ट्रांसफर, तो टारगेट सिस्टम इसे कहा जाता है, यूरो पेमेंट। ये इसके द्वारा यूरोपियन सेंट्रल बैंक, जो कि बहुत सारे यूरोपियन नेशंस का सेंट्रल बैंक है, एंड ईच एंड एवरी कंट्री में भी नेशनल सेंट्रल बैंक है। फॉर एग्जाम्पल जर्मनी, इटली, इन सबका एक ही बैंक है यूरोप में, यूरोपियन यूनियन के जो पार्ट है, राइट।
तो दैट बैंक एंड नेशनल, जर्मनी का अलग सेंट्रल बैंक है, इटली का अलग है, तो वो सेंट्रल बैंक्स मिलकर इसे चलाते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट्स सेम थिंग, ये यूरोजोन में हेल्प करता है, यूरोजोन यानी कि यूरोपियन यूनियन में। अब आरटीजीएस प्लस एंड डीबीआई, आरटीजीएस प्लस जो है यूरोपियन ओरिएंटेड सिस्टम है, तो इस के थ्रू जो है सारे के सारे यूरोपियन रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वही किए जाते हैं। एंड ईबीए जो है यूरो क्लियरिंग सिस्टम्स, जर्मन हाइब्रिड क्लियरिंग सिस्टम है। सेम थिंग, पेमेंट सेटलमेंट ये सब करना इसका काम है। अगेन ये भी यूरोप में ही काम करता है। ठीक है, ये जो है पेमेंट्स, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये नेट सेटलमेंट के थ्रू होते हैं। ठीक है, नेट सेटलमेंट के थ्रू रिटेल पेमेंट, यानी कि इंडिविजुअल्स अगर पेमेंट कर रहे हैं तो वो मेनली रिटेल पेमेंट में जाएगा, तो उसे स्टेप 1 कहते हैं। स्टेप 1 एक पार्ट है ऑफ दिस ईबीए सिस्टम। स्टेप 2 एक पार्ट है ईबीए सिस्टम का। तो इसमें यूरोपियन यूनियन में ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में नाच है, एनएसीएच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। और इसमें क्या होता है, लेट्स से मैं हूँ, मुझे अपने एम्प्लॉयज को पैसे भेजने हैं, तो हर महीने पैसे जाते हैं। तो ये चीज मैं बैंक को बता दूंगा। नाच के थ्रू ये क्या करता है, हर महीने बल्क जो ट्रांजैक्शन है वो करता है। तो नाच के थ्रू बल्क ट्रांजैक्शन इंडिया में होते हैं। वैसे ही स्टेप 2 ऑफ ईबीए, उसके थ्रू यूरोप में बल्क ट्रांजैक्शन होते हैं। ठीक है, यूरोप में। आरटीजीएस एंड नेफ्ट ये दोनों आपको पता होगा। ये एक्चुअली इंडिया के सेंट्रल पेमेंट सिस्टम का पार्ट है, जो कि आरबीआई के द्वारा चलाया जाता है, ये दोनों। ठीक है, मैनेज कौन करता है, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा मैनेज एंड इम्प्लीमेंट बाय आरबीआई। फीचर्स क्या है इसके, पूल ऑफ अकाउंट्स। तो आरटीजीएस की बात कर रहे हैं हम, बहुत लार्ज अमाउंट जो है वो ट्रांसफर किया जाता है आरटीजीएस के थ्रू, इंडिया के अंदर या इंडिया से बाहर। तो अब अमाउंट कितना होना चाहिए, 2 लाख से ज्यादा, 2 लाख रुपीज से ज्यादा। ठीक है, दैट इज फॉर आरटीजीएस। एंड नेफ्ट का जो है नेट सेटलमेंट होता है, और वो आपको पता है, राइट, कि 30, ये जो आरटीजीएस है 30 मिनट्स में जो भी बेनिफिशियरी का अकाउंट है वहां पर ये पैसे रिफ्लेक्ट कर जाते हैं इमीडिएटली, ग्रॉस सेटलमेंट होता है। नेट सेटलमेंट के थ्रू नेफ्ट काम करता है, और ये अमाउंट को पूल कर देता है। ठीक है, सेटलमेंट कैसे होता है, 3-4 अमाउंट जो है वो पूल हो जाते हैं, एंड देन उसके बाद इनका नेट निकाल के भेजा जाता है। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। और यहाँ पर इस क्वेश्चन को आंसर कर लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया है पहले। ठीक है, सर्विस फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। सर्विस है, गलत है, ये भी सर्विस है, गलत है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, यस दिस इज करेक्ट, बी विल बी द राइट आंसर। ये क्या है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इंटरनेशनल नहीं है, इंटर बैंक है, बैंक टू बैंक घूम रहे हैं, याद है ना आपको। Then the other question, which among the following is or other services provided by correspondent banks to respondent banks? ठीक है, अभी अभी हमने देखा ओवरड्राफ्ट लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, पेमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। सो डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग बिगिनिंग के एनआरआई बैंकिंग क्या होता है और एनआरआई से रिलेटेड अकाउंट्स क्या है, एनआरआई को कौन से फैसिलिटीज मिलते हैं, ये सब समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एनआरआई कौन है। वी शुड नो हु इज एन एनआरआई। ठीक है, एनआरआई मीन्स नॉन रेसिडेंट इंडियन। ठीक है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, वी हैव एन आइडिया ऑन दिस। कई लोग एनआरआई बनते हैं, आपके भी कई रिश्तेदार फैमिली मेंबर्स होंगे हु हैव बिकम एनआरआई, राइट। तो ये चीज, तो हु इज कॉल्ड एन एनआरआई, वी शुड हैव एन आइडिया। तो ये आइडिया जो है वो कैसे लगेगा, कैसे इस चीज को डेजिग्नेट किया जाता है, तो एक पर्सन नॉन रेसिडेंट इंडियन कब बनता है। तो ये केस आता ही क्यों है, सबसे पहले वो हम देखते हैं। तो लेट्स से एक इंडियन है, मैं हूँ, मैं इंडिया से बाहर यूएस चला गया फॉर सम बिजनेस और समथिंग। ठीक है, तो यूएस जाने के बाद वहां पर मैं काफी साल रह गया, राइट। बट आई हैव एन इंडियन सिटीजनशिप, मेरे पास इंडियन सिटीजनशिप है, मेरे पास आधार कार्ड है, दैट मीन्स आई एम एन इंडियन सिटीजन, और मैं वहां चला गया। तो ऐसे में मुझे, क्योंकि ज़्यादा साल मैं इंडिया से बाहर रह गया, तो मुझे नॉन रेज़िडेंट इंडियन का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर मेन क्राइटेरिया क्या है? द नंबर ऑफ डेज़ दैट वन पर्सन रिसाइड्स इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, जिससे उसे रेज़िडेंट माना जाता है या फिर नॉन रेज़िडेंट माना जाता है। तो ये हम समझेंगे कैसे? 2 एक्ट्स के बेसिस पर। सबसे पहला इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट पहले जो आया था, 2020 में इसका जो अमेंडमेंट हुआ है, इस के बेसिस पर।
साथ के साथ फीमा एक्ट 1999 में जो है नॉन रेजिडेंट इंडियन को ये डिफाइन करता है, तो वो समझेंगे। और ये चीज completely based है mainly on number of days that the person stays outside India। पर्पस क्या है एनआरआई के अकाउंट्स वगैरह खुलवाने और उसे फैसिलिटीज देने का? तो इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन करेंसी जो है वो एनआरआईज काफी हद तक लेकर आते हैं, और इंडिया में जो अलग अलग बैंक्स है वहां पर वो स्टोर करते हैं, तो दैट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द फॉरेन एक्सचेंज ऑफ इंडिया। दैट इज अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द सेंट्रल बैंक एंड वेरियस ट्रांजैक्शंस के लिए। हमें पैसे चाहिए, लेट्स से हमें डॉलर्स चाहिए और हम बाहर जा रहे हैं, तो वी नीड मनी, डॉलर्स चाहिए, तो हमें कैसे जो है बैंक्स वगैरह डॉलर्स देंगे? तो ये इस तरह के अकाउंट जब ओपन करते हैं तो दे गेट फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी, तो उससे ही ये पैसे देते हैं, राइट? So let us understand what is the meaning of non-resident Indian as per these acts। ठीक है, सबसे पहले हम इनकम टैक्स के तहत देखेंगे। तो ये जो है आपको फटाफट से समझ लेना, और एक दो बार अगर आप रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा है जार्गन यहाँ पर कि नंबर ऑफ डेज, इतने नंबर ऑफ डेज, ये वो, बट थोड़ा रिवाइज करोगे तो इट विल बी इजी। रेजिडेंट किसे कहते हैं? कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन अगर इंडिया में एक साल में पूरा का पूरा एक साल 365 डेज तो नहीं रहेगा, बट एक साल में लेट्स से 120 डेज या उससे ज्यादा रह गया, तो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड अ रेसिडेंट। ठीक है, पहले हम रेसिडेंट देख रहे हैं, किसे हम रेसिडेंट कह रहे हैं। तो 120 दिन या उससे ज्यादा रह गया तो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो गया एक साल में। अब लेट्स से 4 इयर्स, 4 इयर्स, ठीक है सॉरी, तो 4 इयर्स जो है उतने में 365 डेज अगर ये रह गया, 365 डेज इंडिया में रह गया, यानी कि लगभग एक साल जो है वो इंडिया में रह गया, तो ऐसे में दिस पर्सन विल बी कॉल्ड रेसिडेंट। और इसके साथ साथ तीसरी कंडीशन है, ये तो पहली ही है, एक है, दूसरी कंडीशन ये है कि उसका टैक्सेबल इनकम, ठीक है, फॉर द पर्पसेस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, उसका टैक्सेबल इनकम जो है वो 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए। 15 लाख से ज्यादा का टैक्सेबल इनकम रहेगा, यानी कि इनकम तो है, उसमें भी टैक्स जिस पे लग रहा है वो 15 लाख से ज्यादा का रहेगा, देन दैट पर्सन विल बी कॉल्ड रेजिडेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट ये। अब एनआरआई कौन है? जो इससे कंप्लाई नहीं करता। लेट्स से कोई पर्सन ओनली 100 डेज रुका है एक साल में, तो वो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, बाकी दिन बाहर था। 365 डेज नहीं, 300 डेज खाली इंडिया में था, बाकी दिन बाहर था, तो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एनआरआई। सिंपल। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि देयर इज वन मोर डेजिग्नेशन। ठीक है, ये कौन है? रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, ये। तो इसको पहले तो नॉर्मल टर्म्स में समझ लेते हैं। लेट्स से एक एनआरआई है, ये वाला है, 300 दिन रहा, बाकी बाहर रहा, तो ये पर्सन क्या करता है? इंडिया में आ जाता है और काफी दिन इंडिया में रह जाता है। एनआरआई इंडिया में आ गया, काफी दिन इंडिया में रह जाता है, तो इंडिया में अब ये ऑलमोस्ट परमानेंटली रह गया। ठीक है, अब रेजिडेंट बन जाएगा क्या इमीडिएटली? जिस दिन इंडिया आया उस दिन रेजिडेंट बन जाएगा क्या? नहीं, थोड़ा सा पीरियड होता है, गवर्नमेंट देखती है कि ये रुकेगा कि फिर चला जाएगा, क्या करेगा। तो अराउंड 2 इयर्स तक अगर वो इंडिया में वैसे ही रह गया, तो दिस पर्सन 2 इयर्स तक इसे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट ये कहलाता है। ठीक है, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट नहीं है 2 साल तक, 2 साल से ज्यादा रह गया, तो वो इमीडिएटली रेसिडेंट बन जाता है। ठीक है, इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट बन जाता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ओके, तो ये, तो यहाँ पर और भी क्राइटेरिया दिया गया है फॉर द पर्पसेस ऑफ इनकम टैक्स। ऐसा व्यक्ति कौन है? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ठीक है, ये चीज जो है ये हमें आगे भी काम आने वाली है, तो यू शुड रिमेम्बर। तो स्टेट आउटसाइड इंडिया 10 फाइनेंशियल ईयर्स में से 9 साल जो है बाहर रहा, ओनली 1 ईयर इंडिया में रहा, तो ऐसा पर्सन रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। इंडिया में रहा ओनली 730 डेज आउट ऑफ 7 इयर्स। ठीक है, 10 इयर्स में से एक साल बाहर रहा, एंड 9 इयर्स बाहर रहा, एंड 1 ईयर जो है इंडिया में रहा, एंड 730 डेज, ठीक है, विच इज अराउंड 2 इयर्स इन 7 इयर्स अगर इंडिया में स्टे किया, देन दैट पर्सन विल बी कॉल्ड। 7 साल में 2 साल अगर इंडिया में रहा, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ठीक है, पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है ये हम देखेंगे एज पर द फीमा एक्ट अगेन। ठीक है, आगे देखेंगे। तो ये भी एक ऐसा पर्सन है जिसके पास इंडियन सिटीजनशिप है बट वो बाहर रह रहा है। ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप शायद ना हो, बट एक कार्ड इसके पास होता है, ओसीआई कार्ड।
ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसका कार्ड जो है इंडियन गवर्नमेंट देती है। तो ओसीआई कार्ड होल्डर अगर कोई है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजनशिप एक्ट के तहत वो इंडियन सिटीजन कहलाता है, तो वो पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाता है। ठीक है, तो या इंडियन सिटीजन जो कि कंप्लायंट है इन प्रोविजंस से, उसे हम जो है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहेंगे। और एक डीम्ड रेजिडेंट जिसका 15 लाख से ज्यादा इनकम है इंडियन सोर्सेज से, तो ऐसे पर्सन को भी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहा जाएगा। तो ये डीम्ड रेजिडेंट अब कौन है? डीम्ड रेजिडेंट आईटी पर्पसेस के लिए एक्चुअली ऐसा पर्सन है जो कि एनआरआई है, इंडिया में ज्यादा साल रहा नहीं, एनआरआई है, एप्लीकेबल टू एनआरआईज, बट पीआईओस को ये डीम्ड रेजिडेंट जो टर्म है वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इनके लिए डीम्ड रेजिडेंट नहीं है, एनआरआईज के लिए, क्योंकि एनआरआई ज्यादातर काफी समय बाहर रह जाते हैं। तो एनआरआई नॉट टैक्स रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री का ये टैक्स रेजिडेंट नहीं है, यानी किसी भी कंट्री को ये टैक्स नहीं दे रहा है प्रेजेंटली प्रॉपरली। ठीक है, तो टैक्स रेसिडेंट नहीं है, राइट। यूएस में जाके वहां पर ऑब्वियसली वहां पर कंजम्पशन कर रहा है तो टैक्स देगा, बट इंडिया को नहीं देगा अब। ठीक है, क्योंकि इंडिया में अगर ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे तो इंडिया को टैक्स नहीं देगा। तो इवन दो वो यूएस में रेजिडेंट नहीं होगा, क्योंकि वहां के नॉर्म्स वगैरह अलग है, तो ऐसे में कुछ समय के लिए रेजिडेंट नहीं होगा। लाइक इंडिया में भी नहीं है ये रेजिडेंट, ठीक है, 2 साल तक ये रेजिडेंट नहीं है, तो वैसे यूएस में अलग नॉर्म्स होंगे। तो ऐसे में ये टैक्स रेजिडेंट किसी भी कंट्री का नहीं है, तो देन इंडिया में ये डीम्ड रेजिडेंट कहलाएगा, और इसके 15 लाख से ज्यादा इंडियन सोर्सेज से अगर इनकम है तो आईटी एक्ट के तहत उस पर भी थोड़ा बहुत टैक्स लगता है, राइट। तो अलग अलग कंडीशंस के बेसिस पे तो उसे डीम्ड रेजिडेंट कहा जाएगा। तो हु इज अ डीम्ड रेजिडेंट? एनआरआई जो कि किसी भी कंट्री का टैक्स रेजिडेंट नहीं है, ये पीआईओस को अप्लाई नहीं होता, और इसकी इंडियन सोर्सेज से इनकम 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए। होप वेरी क्लियर, आराम से समझ में आ रहा है। अब फीमा एक्ट के तहत एनआरआई किसको कहेंगे? कोई भी इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन कब होगा? आधार कार्ड होगा, या फिर कोई इंडियन आईडी कार्ड होगा, या फिर obviously there are rules and norms in the in citizenship act and Indian constitution, ठीक है, तो उसके बेसिस पे इंडियन सिटीजन। और रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, इंडेफिनिट पीरियड, काफी साल के लिए बाहर रह गया, वर्किंग अब्रॉड, ठीक है, और इसे असाइनमेंट दिया गया है वर्ल्ड बैंक आईएमएफ इसके साथ काम करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो कि इंडिया से बाहर पोस्टेड है वो भी एनआरआईज बन जाते हैं। तो पर्सन ऑफ इंडियन रेजिडेंट कौन है? सिटीजन है इंडिया का, और ये सिटीजनशिप इसे मिली है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सिटीजनशिप एक्ट के तहत। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है जिसमें आपको जो है देखने को मिलेगा प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप, राइट। तो उसके तहत सिटीजन है, एज वेल एज सिटीजनशिप, या फिर सिटीजनशिप एक्ट के तहत ये सिटीजन है, और रेजिडेंट है इंडिया का 15 अगस्त 1947 के बाद से। उसके डिपेंडेंट्स यानी कि बच्चे, वाइफ, ये सारे जो है दे आर ऑल्सो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और मेन एक क्राइटेरिया है कि ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड होल्डर होना चाहिए। दो चीजें, पहला क्या है? इंडियन सिटीजन होना चाहिए एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर एज पर सिटीजनशिप एक्ट। दूसरा ओसीआई कार्ड होना चाहिए इसके पास, देन ही विल बी कॉल्ड अ पीआईओ, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और आगे कई सारे फर्म्स एंड कंपनीज होते हैं जो कि एनआरआईज मेजरली होल्ड करते हैं, तो उन्हें ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज कहा जाता है। ठीक है, तो ये फर्म्स एंड कंपनीज में ओवरसीज फर्म्स यानी कि इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर है, और को ओन्ड बाय एनआरआईज, कई सारे एनआरआईज उसे ओन कर रहे हैं। मिनिमम 60% एनआरआईज के हाथ में उसका स्टेक होना चाहिए। मिनिमम 60% ओनर्स उसके जो है एनआरआईज होने चाहिए, या फिर 60% स्टेक एनआरआईज के हाथ में होना चाहिए, एंड दैट विल बी कॉल्ड अ ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडी। तो ऐसे कॉर्पोरेट बॉडीज के इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते नहीं, नए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो ये फीमा एक्ट के रेगुलेशन 2003 के तहत ये किया गया है। तो लेट्स से 2003 से पहले कोई अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा था इंडिया में, राइट, तो ऐसे में वो अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो उसे अर्स्टवाइल ओसीबी कहा जाता है, अर्स्टवाइल ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडी। तो ऐसा कोई जो 2002 में, लेट्स से मेरी कंपनी 2002 में इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रही थी, बट 2003 में रेगुलेशन आया और फिर इस चीज को जो है रोकने को कहा गया, बट मैं फिर भी कर सकता हूँ बिकॉज अर्स्टवाइल ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज को अलाउ किया गया है। अगर वो कॉर्पोरेट बॉडी आरबीआई के कॉशन लिस्ट में नहीं है, कॉशन लिस्ट एक लिस्ट बनाई गई है कि ये सारे जो है overseas corporate bodies, they are not properly financially sound and maintaining themselves properly, ठीक है। तो कुछ और भी कई सारे क्राइटेरिया आरबीआई ने ये लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट में नाम अगर नहीं है तो ये लोग जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। तो दोज आर द बेसिक्स रिलेटेड टू एनआरआई, उनके डेफिनेशन ये सब हमने देख लिया है। आई होप ऑब्वियसली एक बार पे ये याद नहीं होगा, बट थोड़ा बहुत अगर आप रिवाइज करोगे तो यू कैन रिमेम्बर दिस।
देन एनआरआई अकाउंट्स जो है वो उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन इंडिया के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किस तरीके से कर सकता है, अगर वो इन्वेस्ट करना चाहता है, अगर वो पैसे भेजना चाहता है, तो क्या ऑप्शन है एनआरआई के पास। तो नंबर वन इज अकाउंट ओपन कर सकता है इंडिया में अलग अलग बैंक्स में, और ये अकाउंट्स अलग अलग तरह के होते हैं। बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हम देखेंगे। एंड ऑल्सो एनआरएस को कई सारे सर्विसेज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस तरीके से इंडिया के साथ ही इंटरैक्ट कर सकता है, इंडिया में ट्रांजैक्शंस जो है वो कर सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली इंडियन सिटीजन है एंड इवन इफ नॉट बट काफी ज्यादा फाइनेंशियल रिलेशंस इंडिया के साथ, इंडियन पीपल के साथ उनका है, तो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कौन-कौन से वो हम देख लेंगे, और इन अकाउंट्स को ओपन करने के लिए बैंक्स की रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि दे हैव टू कलेक्ट द एप्लीकेशन कि यस वी वांट टू ओपन सच एन अकाउंट इन इंडियन दिस पर्टिकुलर बैंक, और उनसे अंडरटेकिंग भी लेना है एनआरआई से कि जब भी वो इंडिया आ जाएंगे, परमानेंट रेजिडेंट बन जाएंगे, तो वो इन्फॉर्म करेंगे बैंक को, राइट, कि वी हैव बिकम परमानेंट रेजिडेंट, और वेरियस अदर डॉक्यूमेंट्स जो है एनआरआई से लेना है। दैट इज अ रिक्वायरमेंट, राइट। तो दीज आर द टू वेज इन विच एनआरआईज कैन ट्रांजैक्ट विद इंडिया। तो ये फर्स्ट जो है टाइप ऑफ अकाउंट्स हम देख लेते हैं फटाफट से, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड प्यारा टॉपिक है। तो एनआरई इज द फर्स्ट काइंड ऑफ अकाउंट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट। ठीक है, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट। तो ये दोनों रुपी अकाउंट्स है, आप देख सकते हो सिंबल यहाँ पे बना हुआ है फॉर रिमेम्बरिंग एनआरई एंड एनआरओ। अब तीसरा जो है एफसीएनआर, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक्स अकाउंट। ठीक है, तो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स और भी एंटिटीज होल्ड करते हैं, बट बैंक्स से रिलेटेड अकाउंट्स जो है एनआरआईज ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप सिंबल देख रहे हो कौन सा है, रुपी तो है नहीं, तो ये जो है फॉरेन करेंसी अकाउंट है एज अ नेम सेज। देन आरएफसी, ये भी फॉरेन करेंसी, एफसी यहाँ पर है तो फॉरेन करेंसी अकाउंट है। ठीक है, किस तरह का, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी। स्पेसिफिकली जो लोग एनआरआईज है और इंडिया जो है वो आ गए, 2 साल रह गए, 2 साल तक उन्हें क्या कहा जाएगा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। 2 साल बाद ही रेजिडेंट बन जाएंगे। तो ऐसे लोग जो है एक्चुअली आरएफसी अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं, राइट। अब एसएनआरआर, स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट, तो नाम में ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी है, ये तीनों जो है रुपये अकाउंट्स है एंड ये दोनों फॉरेन करेंसी अकाउंट्स है। तो एफसी है तो फॉरेन करेंसी अकाउंट, सिंपली आप याद रख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट ईच टाइप ऑफ अकाउंट के बारे में फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो एनआरआई अकाउंट इज द फर्स्ट काइंड, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपये अकाउंट, एनआरई, ओपनड एंड मेंटेन्ड बाय एनआरआईज। तो एनआरई एंड एनआरओ, ये मैं ब्रॉडली आपको डिफरेंस बता देता हूँ। दोनों एनआरआईज, ऑब्वियसली सारे एनआरआईज ओपन कर सकते हैं, ये दोनों एनआरआईज ओपन कर सकते हैं, और ये दोनों रुपये अकाउंट्स है। दीज आर द 2 पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट ये है डिफरेंस का कि एनआरई जो अकाउंट है, एनआरई अकाउंट है, ये अकाउंट ऐसा अकाउंट है एनआरई जो एक्चुअली एनआरआईज ओपन कर सकते हैं, एंड इसमें एक्सटर्नल, एक्सटर्नल यानी कि इंडिया से बाहर, लेट्स से कोई यूएस में है, वहां पर जो कमा रहा है पैसे वो इसमें स्टोर करेगा। इनवर्ड रेमिटेंसेस इसमें आएंगे। ठीक है, एक्सटर्नल जो मनी कमा रहा है, बाहर से पैसे कमा रहे हैं वो। अब एनआरओ क्या है, लेट्स से इंडिया में ही उसने एक कंपनी जो है खड़ी कर रखी है, एक फैक्ट्री खोल रखी है, तो उससे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो वो कहाँ डालेगा एनआरआई, ये एनआरओ अकाउंट में डालेगा। तो इंडियन सोर्सेज से जो भी मनी कमा रहा है एनआरआई, दैट विल गो इनटू द एनआरओ अकाउंट। फॉरेन सोर्सेज से जो भी मनी कमा रहा है दैट विल गो इनटू द एनआरई अकाउंट। दोनों इंडिया में ओपन होते हैं, दोनों जो है एनआरआई ओपन कर सकता है, एंड ये रुपये अकाउंट है। देन लेट मी टेल यू, एनआरओ जो है एनआरआई के अलावा बाकी जो है they may also open, like foreigners can also open, any person outside India they can open this account। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए है स्पेसिफिकली, तो वो हम आगे एनआरओ अकाउंट डिस्कस करते हुए देखेंगे। एफसीएनआर इज द फॉरेन करेंसी अकाउंट, तो ये दोनों रुपये अकाउंट से, एनआरआई अगर फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करना चाहता है तो एफसीएनआर अकाउंट, इसका मैंने बता दिया। एसएनआरआर, एनआरआई या फिर कोई ऐसा पर्सन, कोई भी फॉरेनर जो कि इंटरेस्टेड है इंडिया में किसी बिजनेस पर्पसेस के लिए, तो वो एसएनआरआर अकाउंट ओपन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इंडियन सोर्सेज से वो कमाता है, तो इंडिया में बिजनेस करना चाहता है तो इंडियन सोर्सेज से ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाएगा, तो वो पैसे जाएंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स डिस्कस एनआरई। आई होप थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मिल गया, डीपली डिस्कस कर लेते हैं। ओपन एंड मेंटेन एनआरआईज, रेमिटेंस जो है बाहर से चेक के फॉर्म में, ड्राफ्ट अलग अलग तरीके से, और फॉरेन करेंसी ट्रैवलर्स चेक्स वगैरह ये जो है उसके थ्रू भी पैसे ये इस पर्टिकुलर अकाउंट में डाल सकते हैं। यानी कि बेसिकली एक्सटर्नली जो कमाया हुआ पैसा है वो सब एनआरआई इसमें डालता है।
किस तरीके से ओपन किया जा सकता है? ऑल द 4 टाइप्स, ठीक है। सेविंग्स बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, द रिकरिंग डिपॉजिट एंड द फिक्स्ड डिपॉजिट, 4 तरीके से ओपन किया जा सकता है। आरडी एंड एफडी का ये जो टेन्योर है 1 ईयर मिनिमम होना चाहिए, 1 ईयर या उससे ज्यादा, ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पूछी जा सकती हैं। जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर सकता है एनआरआई किसी पीआईओ के साथ, या फिर एनआरआई जो है किसी रेसिडेंट रिलेटिव के साथ ओपन कर सकता है। और ये रिलेटिव की डेफिनेशन कहाँ पर होगी? इसका जो डेफिनेशन है वो कंपनीज एक्ट 2013 में दिया हुआ है। वी हैव डिस्कस दिस ऑलरेडी इन द प्रीवियस चैप्टर्स। तो वो, और ये कैसे जॉइंट अकाउंट खोल सकता है? फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पे खोल सकता है, ठीक है। फॉर्मर और सर्वाइवर मतलब लेट्स से एनआरआई है, दिस इज सम पर्सन है, और ये पर्सन एक्चुअली क्या कर रहा है? एनआरआई अकाउंट इसने ओपन कर रखा है, सॉरी ये जो एनआरआई अकाउंट है ये ओपन कर रखा है। तो दिस पर्सन इज अलाइव नाउ। आई होप आपको आइडिया होगा फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस, बट जिनको नहीं है उनके लिए। तो दिस पर्सन इज अलाइव, ए जो है जिंदा है, बट इसने जॉइंट अकाउंट खोल रखा है किसी इंडियन रेजिडेंट जो रिलेटिव है उसके साथ, बी के साथ। तो लेट्स से ये एक्सपायर कर जाता है, तो ऐसे में ये पर्सन बी जो है इस पर्टिकुलर अकाउंट को चला सकता है। तो दैट इज फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस। ये इसको जो क्या, ए को क्या कहते हैं? फॉर्मर। जब तक फॉर्मर चला रहा है ये अकाउंट, बी इस अकाउंट को छू नहीं सकता, ठीक है, कैन नॉट डू एनी ट्रांजैक्शंस। बट जब ये जो है एक्सपायर कर जाते हैं, तो बी इज गोइंग टू हैंडल दैट अकाउंट। तो ये सर्वाइवर है, ठीक है। फॉर्मर और सर्वाइवर कोई एक उस पर्टिकुलर अकाउंट को हैंडल करेगा। तो ऑन दैट बेसिस दिस कैन बी डन। एंड जो भी ये रिलेटिव होता है वो सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर होता है। यानी कि सर्वाइवर, मैंने ए और बी का बताया, ए लेट से फादर है, बी सन है, तो बी को पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया जाता है। पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि ये ए जो है एक पावर ऑफ अटॉर्नी, और उसमें कई सारे चीजें लिख देगा कि ये इस तरीके से इस अकाउंट को, इस चीज के लिए इस अकाउंट को जो है यूज कर सकता है, ऐसे यूज कर सकता है। वो जो जो लिखा हुआ है वही कर सकता है ये उस अकाउंट के साथ, बाकी और कुछ नहीं। तो दैट इज द थिंग। इफ इस पावर ऑफ अटॉर्नी में सारी चीजें, यू कैन डू ऑल ट्रांजैक्शंस, ऐसा लिखा हुआ है तो कुछ भी कर सकता है उस अकाउंट के मनी के साथ। दैट इज द थिंग। तो परमिटेड क्रेडिट्स यहाँ पे क्या-क्या हैं? क्या-क्या पैसे इस अकाउंट में आ सकते हैं? इनवर्ड रेमिटेंस आ सकता है, ऑब्वियसली हमने कहा। इस पर्टिकुलर अकाउंट पर इंटरेस्ट भी एक्योर होता है, क्योंकि इंडिया में खोला हुआ है, बाहर से पैसा आया है, तो इस पर इंटरेस्ट जो है इंडियन बैंक देते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाहर से इन्वेस्टमेंट और उसका इंटरेस्ट, मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो सब खोला जा सकता है। और एनआरई, एफसीएनआर-बी अकाउंट्स से ट्रांसफर भी किया जा सकता है पैसा। अब करंट इनकम जो बाहर से है, रेंट, डिविडेंड, पेंशन, इंटरेस्ट, ये सब बाहर से ला रहे हैं, तो वो इनकम भी इसमें डाला जा सकता है। और डेबिट्स क्या-क्या परमिटेड है? क्या-क्या पैसे इसमें से निकाले जा सकते हैं? पैसे निकाले जा सकते हैं लोकल जो खर्चे हैं उसके लिए, डिसबर्समेंट्स के लिए, इंडिया से बाहर रेमिटेंस करने के लिए किसी को, या फिर अदर एनआरई और एफसीएनआर-बी अकाउंट्स में ट्रांसफर करने के लिए, एंड इन्वेस्टमेंट्स जो है इंडिया में करने के लिए यूज किए जा सकते हैं ये पैसे। और अदर फैसिलिटीज क्या-क्या प्रोवाइड किए जाते हैं इन अकाउंट्स में? सबसे पहला तो चेक फैसिलिटी है। दूसरा, फुल रिपैट्रिएशन किया जा सकता है, यानी कि ये अकाउंट में जो पैसे हैं उन पैसों को इंडिया से बाहर ले जाया जा सकता है, एंड कंप्लीट अमाउंट ले जाया जा सकता है। ऑब्वियसली क्योंकि बाहर कंट्रीज में जो इनको जो है पैसे कमाए हुए हैं वो पैसे यहाँ पे लेकर आए, तो इस पर इंडिया लार्जली टैक्स जो है अप्लाई नहीं करता, एंड फुल पैसे, सारे के सारे पैसे ले जाया जा सकते हैं आउटसाइड इंडिया। तो उसे फुल रिपैट्रिएशन, रिपैट्रिएशन मीन्स टू टेक मनी आउट ऑफ इंडिया। डिपॉजिट अमाउंट को ले जाया जा सकता है, इंटरेस्ट भी ले जाया जा सकता है, मेच्योरिटी अमाउंट एनआरई, एफसीएनआर अकाउंट्स में जो है वो भी ले जाया जा सकता है। अब नॉमिनेशन इसमें किसका-किसका किया जा सकता है? किसी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट किसी को भी नॉमिनी बनाया जा सकता है। नॉमिनी का मतलब आपको पता है। इनकम जो भी इस पर है, इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस इन एनआरई अकाउंट, ये इनकम या गिफ्ट टैक्स से एग्जेम्प्ट है। कोई इनकम टैक्स इस पे नहीं लगेगा, गिफ्ट टैक्स नहीं लगेगा, बाकी टैक्सेस लग सकते हैं बट ये नहीं लगेगा। तो पावर ऑफ अटॉर्नी की हमने बात की थी, वो क्या-क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, इसका एक बेसिक जो है आउटलाइन दिया गया है। इसके अलावा भी बाकी चीजें जो है, जो भी पर्सन है जो फॉर्मर है वो बता सकता है, ठीक है। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या कर सकता है? रेजिडेंट्स कैन ऑपरेट ओनली फॉर लोकल पेमेंट। पहले तो लोकल पेमेंट, इंडिया से बाहर पेमेंट वो नहीं कर सकता, अगर कर भी रहा है तो उस पर्टिकुलर एनआरए को ही करना है, किसी और को नहीं करना है, ठीक है। किसी और को करना, एंड इन्वेस्टमेंट अगर होल्डर यानी कि जो फॉर्मर है उसके द्वारा अलाउ किया गया तभी कर सकता है। क्या क्या कर सकता है? पहला तो
लोकल पेमेंट, दूसरा इंडिया से बाहर पैसे नहीं भेज सकता, बट वो सिर्फ इस एनआरआई को, ए को भेज सकता है, बी जो है ए को भेज सकता है, किसी और को नहीं। और अगर इन्वेस्टमेंट ए ने अलाउ किया है, ओनली देन पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू कर सकता है। अब क्या चीज है किसी भी हालत में नहीं कर सकता, किसी भी हालत में इस अकाउंट के थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी को ये चीजें अलाउ नहीं की गई हैं, वो क्या है, एनआरई अकाउंट ओपन करना खुद से। वो खुद तो एनआरई है नहीं, फिर एनआरई अकाउंट कैसे ओपन करेगा। सेंड मनी और गिफ्ट टू अदर्स, ठीक है, ए के अलावा किसी और को पैसे नहीं भेज सकता। लेट्स से एक और पर्सन है जिसे ये जानता है, सी, तो सी को पैसे नहीं भेज सकता, ए को ही भेजना है बस। ट्रांसफर टू एनआरई अकाउंट, किसी और एनआरई अकाउंट में ट्रांसफर वगैरह वो ये पर्टिकुलर पर्सन नहीं कर सकता, ठीक है। जो फॉर्मर है वो कर सकता है, ये नहीं कर सकता। ओवरड्राफ्ट इस पे दिया जाता है अगर सेविंग्स बैंक अकाउंट खोला गया है, ठीक है। 4 तरीके से ये एनआरई अकाउंट को चलाया जा सकता है, मैंने कहा था। तो सेविंग्स बैंक, करंट अकाउंट एंड वी हैव आरडी एफडी। तो इस पे नहीं, ओनली सेविंग्स बैंक अकाउंट खोला गया है, तो 2 वीक्स के लिए ओवरड्राफ्ट और 50,000 तक का जो है सेविंग्स बैंक अकाउंट पे दिया जा सकता है। एनआरआई अगर रिटर्न हो रहा है तो एनआरई अकाउंट को रीडेजिग्नेट किया जा सकता है रेजिडेंट अकाउंट में, या इसके जो फंड्स है वो आरएफसी अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। जो भी रिटर्निंग एनआरआई है वो आरएफसी अकाउंट खोलते हैं पहले तो, ठीक है। आरएफसी अकाउंट इज द रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, ठीक है, जो भी रिटर्निंग एनआरआई से। क्यों? क्योंकि 2 साल तक ये एनआरआई जो रिटर्न हो गए 2 साल तक उन्हें क्या दर्जा दिया जाता है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। ये ये डेजिग्नेशन दिया जाता है, तो तब तक आरएफसी अकाउंट होगा। जैसे ही वो रेजिडेंट बन जाते हैं तो ऑर्डिनरी हम लोग का जैसा अकाउंट होता है वैसा अकाउंट होगा। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं, काफी इंटरेस्टिंग भी है अच्छे से समझने पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट और नॉर्मल जो आरबीआई का डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस ने सेट किया है उसके हिसाब से ये होता है। गिफ्ट या लोन क्लोज रिलेटिव्स को अलाउ किया गया, और ये क्लोज रिलेटिव्स जो है डिफाइन किया गया कंपनीज एक्ट 2013 में। उसके हिसाब से जो जो उसमें इंक्लूडेड उनको ही गिफ्ट या लोन दिया जा सकता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर अकाउंट, ठीक है। The next one is NRO account. So these are the things related to NRE account. I hope आपको ये सारी चीजें जान के अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। Now let us answer this question. Which among the following statement is incorrect with respect to the definition of deemed resident as per Income Tax Act? ठीक है, deemed resident किसे कहा जाता है और उससे related incorrect statement आपको चुनना है, correct नहीं incorrect. Deemed resident is an NRI who is not a tax resident of any country. ठीक है, तो ये चीज हमने डिस्कस की थी। Yes, this is correct. But not the answer. Deemed resident has more than 15 lakhs income in India earned from Indian sources. Correct. Status of deemed residency is applicable only for NRIs, PIOs and people who hold Indian citizenship. Absolutely wrong. क्योंकि PIOs के लिए deemed resident नहीं है, ये हम clearly देख चुके हैं। So C is the incorrect state. Moving on to NRO account. ठीक है, non resident ordinary rupee account. What is the difference? जो भी पैसे NRI जो है इंडिया में कमा रहा है वो सारे NRO अकाउंट में जा रहे हैं, ठीक है। ओपन एंड ऑपरेट एंड दैट इज फॉर एनआरआई। ऑल्सो एनी अदर पर्सन जो भी इंडिया से बाहर है, फॉरेन टूरिस्ट, ये लोग भी खोल सकते हैं एनआरओ अकाउंट। याद कर लीजिए क्या क्या कंडीशन है, क्योंकि केस स्टडीज आते हैं और वो केस स्टडीज में कंफ्यूज नहीं होना है। फॉरेन टूरिस्ट जो इंडिया में आ रहे हैं टूरिस्ट वीजा के साथ, वो भी एनआरओ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो पैसे ट्रांजैक्शंस वगैरह कैसे करेंगे, अपने पास रखेंगे सारे पैसे, चोरी हो सकता है तो अकाउंट खोल के वहां पे डाल देंगे, तो दैट अकाउंट वुड बी एनआरओ अकाउंट। एनी पर्सन जो इंडिया से बाहर है वो भी खोल सकता है, ठीक है। और कोई भी रेजिडेंट अगर यहाँ पर नॉन रेजिडेंट बन जाता है तो डोमेस्टिक अकाउंट को रीडेजिग्नेट किया जाता है एज एनआरओ अकाउंट एनआरआई के डिक्लेरेशन के बाद, ठीक है। कोई इंडियन रेजिडेंट है वो इंडिया से बाहर जाता है और एनआरआई बन जाता है, तो ऐसे में जो भी उसका डोमेस्टिक अकाउंट है पहले एनआरओ अकाउंट बनेगा। एनआरओ अकाउंट बनने के बाद एनआरओ अकाउंट कैसे बनेगा, अगर वो डिक्लेयर करता है कि मैं एनआरआई हूँ और मुझे अपना डोमेस्टिक अकाउंट कन्वर्ट करना है एनआरओ अकाउंट में, तो इसके साथ साथ वो क्या डिक्लेयर करता है कि अगर वो रिटर्न होगा तो इन्फॉर्म करेगा बैंक को। कोई भी पेमेंट जो है रेजिडेंट्स को रुपीस में नहीं करेगा, तो इसमें फॉरेन जो है रुपीस के बदले या फिर फॉरेक्स का एक्सचेंज जो है वो नहीं करेगा इस अकाउंट में से। क्रेडिट्स इन अकाउंट आर लेजिटिमेट एंड डेबिट्स। क्रेडिट्स एंड डेबिट्स जो है आरबीआई के क्राइटेरिया के हिसाब से लेजिटिमेट है और सही जो है पर्पसेस के लिए जा रहे हैं। पर्पस इस चीज का क्या है, एनआरओ अकाउंट ओपन करने का, क्रेडिट्स विच अक्योर इन इंडिया फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया में जो भी इंडियन सोर्सेस से जो भी पैसे जा रहे हैं वो सारे सेव होंगे एनआरओ अकाउंट्स में। इज दैट क्लियर? और ये नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस, क्योंकि एनआरओ अकाउंट्स पे क्या होता है,
पूरा रिपैट्रिएशन मतलब 100% अमाउंट जो है इंडिया से बाहर चले जाना। तो लेट्स से एनआरओ अकाउंट में मैंने 100 रुपए रखे हैं, तो ये 100 रुपए पे जो है टैक्स लगेगा, तो टैक्स में थोड़े पैसे कट जाते हैं, तो 90 रुपीज जाएगा, तो टोटल रिपैट्रिएशन नहीं हो रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस। तो 90 रुपीज ले जा सकते हो, 10 रुपीज टैक्स देना पड़ेगा। क्यों भाई यहाँ पे क्यों हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये पैसे आप याद रखो कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ है, इसका सोर्स, ये सोर्स है यूएस, तो उस पर जो है इंडिया टैक्स नहीं लगा सकता, बट इंडियन सोर्सेस से जो मनी आया है उस पर इंडिया टैक्स लगा सकता है। ठीक है, तो बाहर से जो मनी आया उस पर भी लगा सकते हैं इन वेरियस डिफरेंट केसेस, बट यहाँ पर इस केस में एनआरए अकाउंट में नहीं है वो चीज। अकाउंट टाइप क्या हो सकता है? सेविंग्स बैंक, करंट, आरडी, एफडी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स, टेनोर, ये सब डोमेस्टिक अकाउंट्स के सिमिलर है। टीडीएस टैक्स इस पे लगता है, तो आप याद रखना नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस जब हमने कहा। ठीक है, इनकम टैक्स एट सोर्स। और इसके साथ साथ जॉइंट अकाउंट ओपन किया जा सकता है रेजिडेंट जो कि रिलेटिव है। इसके साथ फॉरेनर्स भी इसे एनआरओ अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, और जब वो इंडिया से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो ये रुपये अकाउंट है, मैंने आपको कहा था, तो क्या वो रुपये उठा के ले जाएंगे इसमें से? नहीं। तो ये इसमें से रुपये से फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके ले जा सकते हैं, अगर वो अकाउंट, दो कंडीशंस, अगर वो अकाउंट 6 मंथ से कम ऑपरेट किया गया जो फॉरेनर्स है, और इसके साथ साथ ये जो है टैक्स वगैरह पे कर दिए गए। ठीक है, नो लोकल फंड्स एक्सेप्ट इंटरेस्ट सेंट टू अकाउंट। ये लोकल फंड्स जो है वो नहीं कन्वर्ट कर सकते, कोई लोकल फंड इसमें डाल दिया पैसे, वो नहीं। ठीक है, यहाँ से पैसे निकाले और उसको यूज किया, और फिर जो पैसे बच गए, जो भी बचा है, वो फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके ले जा सकते हैं, दैट। इसके अलावा पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के नेशनल्स के लिए थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया है, तो आरबीआई का अप्रूवल चाहिए इन दोनों को, बट बांग्लादेश के सिटीजन जो है वो ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं अगर वो इंडिया में आ रहे हैं, अगर उनके पास दो चीजें हैं, एक तो वैलिड रेजिडेंशियल परमिट है, उसके साथ वैलिड वीजा है उनके पास, दो चीज अगर हैं। और ये रेजिडेंशियल परमिट क्या बताएगा कि ये एक्चुअली फॉरेनर नहीं है। फॉरेनर किन केसेस में होते हैं? इंडियन, बांग्लादेश के सिटीजन्स को ऐसे डेजिग्नेट किया जाता है, ऑब्वियसली बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल जो है आ जाते हैं वहां से, ये चीजें न्यूज में भी हम देखते हैं, तो उन्हें फॉरेनर है या नहीं ये डेजिग्नेट किया जाता है फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के द्वारा। तो ये डेजिग्नेट किया गया कि ये फॉरेनर नहीं है, वैलिड है इसका रेजिडेंशियल परमिट एंड वैलिड वीजा है, देन दैट पर्सन कैन ऑटोमेटिकली ओपन। क्रेडिट्स कौन कौन से परमिसेबल है, यहाँ से कौन कौन से पैसे जो है इसमें आते हैं? इनवर्ड रेमिटेंस, लेजिटिमेट ड्यूज जो इंडिया से जो भी पैसे कमाए वो सब जाएंगे, एंड बाहर से पैसे भी आते हैं, बट मेनली ये अकाउंट खोला जाता है इंडिया में जो इंडियन सोर्सेज से जो पैसे कमाए गए हैं उसके लिए। गिफ्ट या लोन एलआरएस के लिमिट्स में जो आ रहा है वो। डेबिट्स, इसमें से पैसे क्या क्या यूज किए जा सकते हैं? लोकल पेमेंट, ट्रांसफर, एनआर अकाउंट्स को किया जा सकता है, और पैसे इस अकाउंट में से बाहर ले जाया जा सकता है। जो भी एनआरआई है वो इंडिया से बाहर पैसे ले जा सकता है, बट व्हाट इज द लिमिट? एनआरआईज के लिए एक लिमिट है, $1 1 मिलियन, 1 मिलियन एक साल में ले जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, इनकम टैक्स वगैरह क्लियर करके। इनकम टैक्स के कौन से फॉर्म? 15C या 15CB फॉर्म तो शायद पूछ सकते हैं, याद रखिए। अदर फैसिलिटीज क्या क्या है? पहला तो नॉमिनेशन प्रोवाइड किया जाता है, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट नॉमिनी बन सकता है, और फॉरेनर जो भी इंडिया में वर्क कर रहा है वो ऐसा एनआर अकाउंट खोलेगा, तो ऑन लीविंग डोमेस्टिक अकाउंट to NRO to repatriate amount in the account in foreign currency। तो ये जो पर्सन है वो एक्चुअली काफी दिन रह जाता है, तो वो रेजिडेंट भी बन सकता है, तो डोमेस्टिक अकाउंट लेट से उसका है, तो ये डोमेस्टिक अकाउंट को एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट करता है अगर ये इंडिया से बाहर चले जा रहा है, वापस चले जा रहा है, और उससे वो पैसे जो है इंडिया से बाहर ले जा सकता है, ऑब्वियसली बाय पेइंग द टैक्सेस। पावर ऑफ अटॉर्नी जो है इसमें अगर डेजिग्नेट किया जाता है, वो ओनली लोकल पेमेंट्स एंड रेमिटेंस टू अकाउंट होल्डर जो भी एनआरआई है उसको पैसे भेजने के लिए सिर्फ ये जो मनी है यूज कर सकता है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू एनआरओ अकाउंट। एफसीएनआर, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक्स, तो ये क्या है? इसमें जो भी एनआरआई की फॉरेन करेंसी है वो स्टोर कर सकते हैं ये। ठीक है, रुपये अकाउंट नहीं है, फॉरेन करेंसी अकाउंट है। आई होप दैट इज क्लियर। एनआरआईज पीआईओज दोनों ही ओपन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं विथ जो भी हमारे एडीज हैं, राइट, ऑथराइज डीलर्स। आई होप यू रिमेंबर ये टर्म। ऑथराइज डीलर्स आरबीआई के द्वारा डेसिग्नेट किए जाते हैं सर्टेन बैंक्स को, लेट्स से एसबीआई इज ऑथराइज डीलर। ठीक है, ये बैंक्स फॉरेक्स फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शंस करवा सकते हैं। एंड कैटेगरी वन, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, कैटेगरी वन के जो बैंक्स है वो। टाइप ऑफ अकाउंट क्या हो सकता है? ओनली टर्म डिपॉजिट, 1 से 5 साल लिमिट है,
ओनली टर्म डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं, ठीक है, दैट मीन्स एफडी। देन ये जो है जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, 2 एनआरआईस हो सकते हैं, एनआरआई पीआईओ के साथ, एनआरआई पीआईओ रेजिडेंट रिलेटिव के साथ जो है ओपन कर सकता है। तो रेजिडेंट रिलेटिव क्या कर सकता है, ओनली पावर ऑफ अटॉर्नी की तरह इसे हैंडल कर सकता है। आई होप अब तक आपको समझ में आ गया होगा इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। अब 2 बार हम डिस्कस कर चुके हैं पहले के 2 अकाउंट्स में, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट। परमिटेड क्रेडिट एंड डेबिट क्या है, एनआरई अकाउंट में जिस तरीके से परमिट किया गया है वैसे किया जा सकता है, बट जो क्रेडिट है वो सिर्फ अकाउंट ओपनिंग के लिए किया जा सकता है, और डेबिट इसमें से पैसे कुछ निकाले जा रहे हैं तो उसके क्लोजर के लिए, यानी कि फॉरेन करेंसी से रुपी कन्वर्ट करके इंडिया में ये पेमेंट वो पेमेंट कर रहे हो आप, वो नहीं कर सकते, ठीक है। लोकल डिसबर्समेंट नहीं किया जा सकता। इंटरेस्ट रेट इसमें फॉरेन करेंसी अकाउंट है तो फॉरेन में जो इंटरेस्ट रेट स्वैप रेट्स उसे कहा जाता है, या अल्टरनेट रेफरेंस रेट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी एनआरआई ने या फिर किसी और कंट्री, एनआरआई ने इंडिया में अकाउंट खोल रखा है, तो ये अकाउंट में लाइक आई सेड एफसीएनआर में फॉरेन करेंसी है, तो फॉरेन करेंसी पर जो इंटरेस्ट रेट है तो वो इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट लगेगा, और ये इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट जो है वो किसी ना किसी पर्टिकुलर बेसिस किसी रेट पर डिपेंडेंट होते हैं। तो लिबोर नाम का एक रेट था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया में रेपो रेट है, आई होप यू हैव एन आइडिया, वी हैव डिस्कस्ड दिस, तो ये रेपो रेट आरबीआई फिक्स करता है, राइट। इस पे लोन्स वगैरह लेना, बैंक जो है आरबीआई से लोन्स लेते हैं मेनली, तो दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। तो इस रेपो रेट के बेसिस पर इंडिया में जो होम लोन ये वो लोन है उसके इंटरेस्ट रेट फिक्स होते हैं। इस तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऐसा है, लिबोर था। ये लिबोर जो है ये लंदन के द्वारा, लंदन में एक ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट के द्वारा ये किया जाता था, और इसे अच्छी तरीके से मेंटेन किया जाता था, बट कुछ डिस्क्रिपेंसीज हो गए तो अल्टरनेट रेट्स को लाया गया, अल्टरनेट रेफरेंस रेट्स को लाया गया, जो कि यूएस के द्वारा, अगेन ब्रिटेन के द्वारा, राइट, और इवन टोक्यो यानी कि जापान, वहां पर कई सारे हैं अल्टरनेट रेफरेंस रेट्स। तो जो भी अल्टरनेट रेफरेंस रेट एप्लीकेबल है उस रेट पर इंटरेस्ट रेट डिपेंड करेगा, और इंटरेस्ट रीसेट पीरियड इसमें 6 मंथ्स का होता है, यानी कि 6 मंथ्स के बाद रिव्यू किया जा सकता है कि अच्छा हाँ इंटरेस्ट रेट क्या होगा और उसका टाइप क्या होगा। पहले तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट कई बार होता है तो उसे फ्लोटिंग बनाया जाता है, यानी कि फिक्स्ड यानी कि हाँ 10% होगा इंटरेस्ट रेट, कैलकुलेट करके ये बता दिया। अब 6 मंथ्स बाद इसे चेंज किया जा सकता है कि जो भी अल्टरनेट रेफरेंस रेट है उसके ऊपर 5% एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये ARR चेंज होते रहता है, कभी 4 कभी 5% ऐसे, उसके ऊपर 5% एक्स्ट्रा, तो आपका इंटरेस्ट रेट भी चेंज होते रहता है, तो दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग रेट, ठीक है। ऐसे उसका टाइप चेंज किया जा सकता है, और इसका जो है नंबर चेंज किया, 10% होगा लेट्स से 6 मंथ्स बाद इसे 11 कर दिया, ये किया जा सकता है, तो दैट इज व्हाट इज रीसेट पीरियड। अदर फैसिलिटीज क्या है, कोई भी एक्सचेंज रेट रिस्क नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ से पैसे फिर रुपी है उसे डॉलर में कन्वर्ट किया, तो कई बार जब इनिशियली आप ये कर रहे हो तो $1 जो है उस पे 50 रुपीज, अब क्या है $1 100 रुपीज हो गया है, तो 100 रुपीज अगर आपके हैं तो एक ही डॉलर आपको मिल रहा है, पहले 50 रुपीज होने पे $1 मिला, तो 100 पे $2 मिल जा रहे थे। तो ऐसे कन्वर्ट करके जब ले जाना चाहते हो तो एक्सचेंज रेट रिस्क लगता है, एक्सचेंज रेट के हिसाब से, तो यहाँ पर तो फॉरेन करेंसी है पूरा, अपने घर ले जाओ सीधा, तो कोई एक्सचेंज रेट रिस्क नहीं है। रिपैट्रिएशन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट जो है ये परमिट किया जा रहा है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट जो है 360 डेज के लिए लगता है, और ये हर हाफ ईयर में कॉम्पाउंड होता है, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट लगता है हाफ ईयरली। नॉमिनेशन फैसिलिटीज में है, इनकम अर्न बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, ये इनकम टैक्स इस पर नहीं लगता है, ठीक है। नो ऑपरेशन बाय वे ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी कोई रेसिडेंट जो है वो इस को ऑपरेट नहीं कर सकता, ओनली रिलेटिव कैन डू, रिलेटिव कर सकता है बट रेजिडेंट नहीं कर सकता, कोई लोकल विड्रॉल्स नहीं हो सकते। फॉरवर्ड कवर जो है लिया जा सकता है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि 6 मंथ बाद ये इंटरेस्ट रेट वगैरह चेंज कर देते हैं, तो एक फॉरवर्ड कवर यानी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जा सकता है कि भाई 1 साल तक मेरा ये रहेगा, 1 साल बाद ये इंटरेस्ट रेट जो है ऐसा रहेगा, ऐसे करके कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। या फिर किसी ट्रांजैक्शन को आपको करना है 1 साल बाद जो है मैं ये पैसे ले जाऊंगा बाहर, तो जो भी इंटरेस्ट रेट आप लगा रहे हो ये इतना होगा, ऐसे ऐसे करके कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट इज अ रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। एनआरआई जो भी रिटर्न हो रहे हैं इंडिया में
उनको ये अकाउंट ओपन करना होता है। एनआरई अकाउंट को आप आरएफसी में कन्वर्ट कर सकते हो और ये 2 साल तक होता है। ये चीज मैं कई बार बता चुका हूँ आपको कि एनआरई जो रिटर्न होता है 2 साल तक उसे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट ये दर्जा दिया जाता है, इसलिए 2 साल तक ये आरएफसी अकाउंट ओपन करता है और फिर 2 साल के बाद ये रेजिडेंट कहलाता है। ठीक है, यानी या फिर 2 साल विद इन लेट्स से 7 ईयर्स, तो उसके बाद ये रेजिडेंट कहलाएगा। तो ऐसे में ये पर्सन जो है ऑर्डिनरी नॉर्मल डोमेस्टिक अकाउंट खोल सकता है। ठीक है, दैट इज द थिंग। अब ये कौन कौन से अकाउंट हो सकते हैं, या तो सेविंग बैंक या एफडी अकाउंट ही हो सकता है। जॉइंटली रिलेटिव्स के साथ ही ओपन किया जा सकता है फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पे, विच अबाउट विच यू नो। परमिसेबल क्रेडिट्स इसमें क्या है, क्या क्या पैसे आ सकते हैं। अब लेट से ये एनआरआई वहां से तो वापस आ गया, ठीक है, तो अगेन ये फॉरेन करेंसी अकाउंट है, वहां से वापस आ गया, लेकिन वहां पर जो ये काम कर रहा था वो पेंशन दे रहा है, तो वो पैसे कहाँ जाएंगे, तो ये आरएफसी अकाउंट में आएंगे। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम्स कुछ है तो वो सब आरएफसी अकाउंट में आएंगे। इंटरेस्ट जो भी है इस पे वो टैक्स एग्जेम्प्ट है, और ये अगर फिर से एनआरआई बनता है तो सारा का सारा पैसा ले जा सकता है वापस। $10 लेके आया था लेट से, तो सारा $10 ये वापस ले जा सकता है अगर ये फिर से एनआरआई बन जाता है। एंड द लास्ट काइंड ऑफ अकाउंट एसएनआरआर, स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट। ठीक है, कोई भी जो इंडिया से बाहर कोई भी पर्सन है वो ये खोल सकता है अगर उसका बिजनेस इंटरेस्ट है इंडिया में, वो पैसे कमाना चाहता है इंडिया में तो। और ये रिपैट्रिएबल बेसिस पर, यानी कि सारे के सारे पैसे वो ले जा सकता है बट थोड़े टैक्सेस में जाएगा। फीचर्स क्या है, इंटरेस्ट यहाँ पर लग रहा है नॉमेनक्लेचर ऑफ द स्पेसिफिक बिजनेस, जो यहाँ पर है इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर अकाउंट में नहीं मिलता, यानी कि 100 रुपीज सेव किया है लेट्स से, रुपये अकाउंट है तो इस पे बैंक को इंटरेस्ट नहीं दे रहा, दैट इज द थिंग। ठीक है, पैसे ट्रांजैक्शन करो, बिजनेस करो, ये लाइक करंट अकाउंट है, उस पे मोस्टली इंटरेस्ट नहीं मिलता। टेन्योर एज पर बिजनेस 7 ईयर्स तक का मैक्सिमम हो सकता है। किसी भी तरह का कन्वर्शन जो है रुपी में, रुपी का फॉरेन करेंसी में, फॉरेन करेंसी का रुपी में ऐसे नहीं कर सकते इस अकाउंट के थ्रू, इस अकाउंट के पैसे का भी नहीं कर सकते। ट्रांसफर फ्रॉम एनआरओ एसएनआरआर अकाउंट जो है वो प्रोहिबिटेड है, यानी कि एनआरओ अकाउंट से इसमें पैसे नहीं ट्रांसफर करने। ठीक है, एनआरओ अकाउंट क्या है, रुपी अकाउंट है और वो इंडियन सोर्सेस से कमाए हुए पैसे हैं, उसमें से इसमें ट्रांसफर करने मतलब ही नहीं है। राइट, कोई एनआरआई है वो ओपन कर रहा है फिर उसमें से इसमें ट्रांसफर कर रहा है, जरूरत नहीं है। रुपी रेजिडेंट रुपी अकाउंट ये डेसिग्नेट कर दिया जाता है अगर एनआरआई जो है रेजिडेंट बन जाता है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी हैड टू डिस्कस। नॉन रेजिडेंट रुपी ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट इज ओपन बाय व्हिच अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, इंडिया में कौन ओपन कर सकता है एनआरओ अकाउंट, कौन ओपन कर सकता है, एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया एंड फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया ऑन टूरिस्ट वीजा, रेजिडेंट हु वांट टू सेव फॉरेन करेंसी सेव करना है वो लोग ओपन कर सकते हैं, तो उसके लिए एफसीएनआर अकाउंट है। ठीक है, फॉरेन करेंसी के लिए नहीं है क्योंकि ये रुपये अकाउंट है, तो फॉरेन करेंसी सेव करना है तो एफसीएनआर अकाउंट आप खोलो। ठीक है, एनआरआई रिटर्निंग उसके लिए क्या है, आरएफसी अकाउंट है, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हैविंग बिजनेस इंटरेस्ट, तो उसके लिए क्या है, स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपये अकाउंट है, एसएनआरआर अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पर एफसीएनआर तो बच क्या रहा है, सीएनआर बी बच क्या रहा है ये, तो ए इज द राइट आंसर। तो पिछले सेशंस में हम करस्पॉन्डेंट बैंकिंग कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। देन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड एनआरआई बैंकिंग, जिसमें डेफिनेशंस एंड एनआरआई अकाउंट्स डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो हम देख चुके हैं। अब इस सेशन में हमारा एजेंडा है फैसिलिटीज टू एनआरआईज, वो कौन कौन से हैं उनको डिस्कस करना। तो व्हाट आर द डिफरेंट फैसिलिटीज एनआरआईज को मिलते हैं, कई वैसे तो कई सारे मिलते हैं, बट देन फाइनेंशियल एंड इससे रिलेटेड मनी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड फैसिलिटीज क्या है। सबसे पहला है एनआरआईज कैन इन्वेस्ट इन इंडिया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं इंडिया में, शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, उन्हें लोन्स या एडवांसेस दिए जाते हैं, तो मेनली सिक्योरिटी के बेसिस पर जो उनके अकाउंट्स होते हैं, अलग अलग तरह के अकाउंट्स हमने देखे, तो अलग अलग तरह के एडवांसेस दिए जाते हैं, एंड वन ऑफ देम इज द हाउसिंग लोन दैट दे गेट, और वो प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं इंडिया में। देन द फोर्थ थिंग इज हम देखेंगे कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिटेड है एनआरआईज के लिए, क्या ट्रांजैक्शन एंड कौन से फैसिलिटीज उन्हें नहीं मिले हैं, तो वो देखेंगे। तो द फर्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट, तो इट मींस शेयर्स या सिक्योरिटीज जो इंडियन कंपनीज के हैं उसमें रिपैट्रिएबल या नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस पर ये कर सकते हैं, यानी कि पैसे 100% वापस अपने कंट्री ले जाना, दैट इज रिपैट्रिएशन। 100% नहीं ले जाना, नॉन रिपैट्रिएशन। या फिर पैसे नहीं ले जा सकते तो दैट इज नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस। मोड क्या है जिसमें ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, एफडीआई एंड एफपीआई।
ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो वी हैव डिस्कस दीज थिंग्स आई थिंक। बट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि लेट्स से ये जो एनआरआईस है वो इंडियन कंपनीज में मशीन्स खरीद दे रहे हैं और इंडियन कंपनी को दे रहे हैं, तो यानी कि उससे जो प्रॉफिट होगा उसका थोड़ा परसेंटेज ये एनआरआई को देना पड़ेगा। इजंट इट? एफडीआई हो गया वो, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट। फॉरेन पोर्टफोलियो यानी कि शेयर्स या अलग और सिक्योरिटीज जो है उनमें इन्वेस्ट करना। तो ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करने पे क्या होता है, ये पैसे इमीडिएटली खींच के ले जा सकते हैं, सो दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बट यहाँ पर अगर मशीन्स में पैसा लगाया है तो मशीन क्या खींच के ले जा सकते हैं? नहीं। तो ये परमानेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो ऐसे डिफरेंसेस काफी है, बट दोनों मोड से ये किया जा सकता है। और रेगुलेशन इसमें फॉरेन एक्सचेंज का लगेगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के जो रेगुलेशन है 2000 ईयर में जो लाए गए थे वो लगेगा। ठीक है, तो किस किस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? शेयर सिक्योरिटीज में कैसे? रिपैट्रिएशन एंड नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस पर। रिपैट्रिएशन यानी कि पैसे 100% आप वापस अपने कंट्री ले जा सकते हो। शेयर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज, फंड्स जो भी हैं अब्रॉड से जो पैसे लेकर आ रहे हैं उनसे आप इनमें जो है पैसे लगा सकते हो, या फिर जो पैसे आपके एनआरई, एफसीएनआर अकाउंट्स में पड़े हुए हैं उनको यूज कर सकते हो। सेल प्रोसीड्स यानी कि आपने शेयर खरीदा सेकेंडरी मार्केट में, उससे जाके किसी और व्यक्ति को, लेट्स से सुरेंद्र को भेज दिया, तो ऐसे में क्या होगा, ये जो सेल प्रोसीड्स हैं वो सब आपके एनआरई एनआरओ अकाउंट्स में जो है आप सेव कर सकते हो। यानी कि 100 रुपए का है, सुरेंद्र को 90 रुपीज में आपने बेचा बेचा तो ऐसे में लॉस, बट एनीवे आपने बेच दिया, तो 90 रुपीज आप एनआरई एनआरओ अकाउंट में डाल सकते हो। नॉन रिपैट्रिएशन यानी कि ये जो पैसे हैं एनआरई अकाउंट से क्या होता है, इजीली आप 100% पैसे इंडिया से बाहर निकाल सकते हो। तो जो भी सेल प्रोसीड्स हैं, अगेन सेम थिंग, 90 रुपीज जो है वो एनआरओ अकाउंट में खाली डाल सकते हो, क्योंकि एनआरओ अकाउंट में पैसे जाते हैं तो वो नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस, डिफिकल्ट होता है उनको 100% इंडिया से बाहर ले जाना। ये एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में भी जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी सेबी के द्वारा लिमिट्स सेट किए गए हैं उनके लिमिट्स के अंदर। और भी क्लासिफिकेशन इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम करें, एफडीआई, एफपीआई, ये हम देख चुके हैं। परचेज एंड सेल ऑफ शेयर और नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस, ये भी देख चुके हैं। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स, ये भी किया जा सकता है शेयर्स के अलावा बाकी सिक्योरिटीज, तो वो भी हम देख चुके हैं। एज पर फीमा एक्ट इसके कंडीशंस क्या है ये सारी चीजें करने के लिए? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम जो है बैंक का, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम इंडिया में चल रहा है तो उसमें अप्लाई करना होगा बैंक में एप्लीकेशन देके। और जो भी एनआरआई से 5% से ज़्यादा जो पेड अप कैपिटल यानी कि इनिशियल कैपिटल, इनिशियल मनी जो किसी कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए रिक्वायर्ड है, 5% से 5% से ज़्यादा एक पर्टिकुलर एनआरआई या पीआईओ जो है पैसे नहीं लगा सकता। अब एक ग्रुप ऑफ एनआरआई पीआईओ है वो सब मिलके पैसा लगा रहे हैं तो 10% से ज़्यादा टुगेदर वो नहीं लगा सकते। ठीक है, जो भी सेल्स शेयर्स के हो रहे हैं उन पैसों पर टैक्सेस वगैरह लगते हैं, राइट। अदर इन्वेस्टमेंट्स क्या है, तो पहला टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने देख लिया शेयर्स या सिक्योरिटीज में। व्हाट आर द नेक्स्ट अदर काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है कर सकते हैं? म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं, दोनों रिपैट्रिएबल नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस पर। अब तक तो आपको पता होगा इनका मीनिंग। एफडीज जो है कंपनीज के, उनमें भी पैसे लगा सकते हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस एंड एनआरओ अकाउंट में ही इसके जो पैसे हैं वो जाने चाहिए। और पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटरशिप यानी कि 2-3 लोग मिलके एनआरआई जो है पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, या फिर प्रोप्राइटरशिप यानी कि ओनली 1% सोल प्रोप्राइटर वो कंपनी चला रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन किसी और कंपनी में अगर ये कर रहे हैं तो इसमें कुछ चीजें जो है ध्यान में रखनी होगी। क्या है वो? ये जो फर्म है वो एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, रियल एस्टेट ऐसे जो सेक्टर से उसमें काम नहीं कर रहा हो, यानी कि किसी एग्रीकल्चरल कंपनी में वो पैसे नहीं लगा सकते जो एनआरआईस हैं, किसी भी तरीके से उनकी कंपनी भी नहीं लगा सकती। इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने बेनिफिट के लिए जो है चला रहे हैं। इसी तरीके से इनवर्ड रेमिटेंस यानी कि फॉरेन कंट्री से जो है पैसे यहाँ पर लाकर या एफसीएनआर, एनआरई जो अकाउंट्स है उसके डिपॉजिट्स को यूज करके ये जो है इस तरीके से कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, राइट। बाहर से पैसे लेकर आ रहे हैं या फिर उनके ही अकाउंट्स, दो तरह के जो अकाउंट्स हैं उनमें डिपॉजिट है, इसको ही, इन्हीं पैसों को ही वो यूज कर सकते हैं सो एज टू इन्वेस्ट। कौन यूज कर सकते हैं? पार्टनरशिप फर्म्स या फिर प्रोप्राइटरशिप फर्म्स। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि इंडिया में घर वगैरह खरीद सकते हैं, एनआरए पीआईओ दोनों कर सकते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है वो एग्रीकल्चरल, प्लांटेशन, फार्म हाउस ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए।
राइट। ऐसे करके ये जो प्रॉपर्टी के प्रोसीड्स है लेट्स से बेच दिया, तो पीआईओ रेजिडेंट या फिर किसी नॉन रेजिडेंट को भी इसके जो पैसे हैं वो भेज सकते हैं, या फिर इसके जो राइट्स हैं वो ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि इसका जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर कर सकते हैं इनको। फंड्स जो भी है वो यूज किया जा सकता है, इनवर्ट रेमिटेंस, जो कौन से फंड यूज कर सकते हैं, बाहर से पैसे जो लेके आए हैं वो, इनके अकाउंट्स में जो पैसे पड़े हुए हैं वो, कौन से अकाउंट, रुपी या फिर फॉरेन करेंसी, दोनों ही अकाउंट्स में, या फिर कोई नॉन रेजिडेंट जो है गिफ्ट कर रहा है ये पैसे, या फिर कोई रेसिडेंट गिफ्ट कर रहा है ये पैसे, तो वो यूज कर सकते हैं, या फिर कोई नॉन रेजिडेंट एक्चुअली इंडिया में था बट वो बाहर चला गया और फिर उसने पैसे जो है भेजे हुए हैं, या फिर उनसे इनहेरिट कर रहे हो आप, उनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, इंडिया में थे, उन्होंने खरीदा और बाहर चले गए, आप भी बाहर रह रहे हो उनके साथ, अब उनकी प्रॉपर्टी है इंडिया में, तो वो आपको मिलेगी, तो वो प्रॉपर्टी एक्चुअली आप इनहेरिट कर सकते हो उनसे, ठीक है। रिपैट्रिएशन जो सेल प्रोसीड्स है इसके, वो अलाउ किया जाता है, प्रॉपर्टी जो है फॉरेन एक्सचेंज लॉस के हिसाब से ली गई हो, एंड सेल प्रोसीड्स जो है जितने पैसे लेकर आए, लेट्स से 100 करोड़ लेकर आए थे आप घर खरीदने के लिए, तो 100 करोड़ से ज्यादा आप इंडिया से बाहर नहीं ले जा सकते उस प्रॉपर्टी को बेच के, ये चीज कहा जा रहा है, ठीक है। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए नॉर्म्स थोड़े से अलग है। रेजिडेंशियल यानी कि जो जहाँ पर आप रह रहे हो ऐसी प्रॉपर्टी, घर वगैरह। कमर्शियल हो गया लेट्स से मॉल है या फिर ऐसा कुछ जहाँ से आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है, दैट। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खाली 2 प्रॉपर्टीज से ज्यादा का जो पैसा है वो आप इंडिया से बाहर नहीं ले जा सकते। इसके साथ साथ यानी कि 2 घर, 2 अलग-अलग प्रॉपर्टीज हैं, उनका जो प्रोसीड है वही बाहर ले जा सकते हो। तीसरे घर का आप नहीं ले जा सकते। थर्ड प्रॉपर्टी का एनआरए पीआईओ जो है अपने एनआरओ अकाउंट्स में जो भी बैलेंसेस है उनको यूज करके ये प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, एंड उन पैसों को वो बाहर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। लेट्स से एनआरआई या पीआईओ, एनआरआई या पीआईओ है, ठीक है। आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ दिस, नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट इंडियन एंड पर्सन्स विथ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ये इंडिया से बाहर है अभी और ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो वो न्यू प्रॉपर्टी होगी। न्यू प्रॉपर्टी का को बेचकर वो 1 साल में 1 मिलियन यूएस डॉलर्स का जो लिमिट है उतना पैसा इंडिया से बाहर ले जा सकते हैं। बट लेट्स से ये एनआरआई या पीआईओ जब इंडिया में था, इंडिया में रहते हुए उसने प्रॉपर्टी खरीदी और फिर अब एनआरआई बन गया, तो ऐसे में इसको जब सेल करेगा, सेल करने पे 10 इयर्स का लॉक इन पीरियड है, यानी कि वो पैसे इंडिया में ही रखने होंगे 10 साल तक, उसके बाद आप इंडिया से बाहर 1 मिलियन वाला जो लिमिट है उसके तहत ले जा सकते हो, दैट इज फॉर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ठीक है। बहुत सारे नॉर्म्स है बट देन अगेन 2-3 बार ये तो ज्यादा रिविजन करना होगा आपको, यू कैन रिमेम्बर। कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए क्या है, आरबीआई की अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है अगर आप इसको सेल कर रहे हो, या फिर आप लीज पे ले रखे हो, 5 साल से कम का लीज पे आप ले सकते हो, इन दोनों को ही अगर आप सेल कर रहे हो तो यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ आरबीआई। अगर सिटीजन्स जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चाइना, ईरान, नेपाल, भूटान, मकाओ या हांगकांग से बिलोंग करते हैं, अगर ये किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं वो इसे एक्वायर करके सेल वगैरह कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स हमने देखे, और भी इन्वेस्टमेंट किए जा सकते हैं नॉन रेजिडेंट जो है बिना किसी लिमिट के, नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस पे, यानी कि पैसे इंडिया से बाहर ले जा रहा हो, इस बेसिस पे वो खर्च कर सकता है, किस पे, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा इश्यूड सिक्योरिटीज है, उन पे, ट्रेजरी बिल्स पे, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स पे वो सेल कर सकता है। बॉन्ड्स जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के, उन पे, पब्लिक सेक्टर यानी कि जो मोस्टली गवर्नमेंट के द्वारा इश्यूड सिक्योरिटीज है उनमें रिपैट्रिएशन बेसिस पे जो है, यानी कि इंडिया से बाहर ले जा सके, इस ऐसा जो है वो अपने पैसे लगा सकता है। नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस पे अगेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स ऑफ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स एंड नेशनल प्लान सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह में अगर पैसे लगाए हैं तो वो इंडिया से बाहर ले जाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस पे इनमें जो है पैसे लगा सकता है। अब और क्या फैसिलिटीज मिलती है, तो हमने इन्वेस्टमेंट्स देख लिए, अब लोन्स वगैरह भी लिए जा सकते हैं एनआरआईज के द्वारा, ठीक है। तो जो भी अकाउंट वो होल्ड कर रहे हैं इंडिया में या फिर किसी थर्ड पार्टी के बेसिस पर लोन ले सकते हैं, कोई लिमिट है लोन की? नहीं, बैंक्स कितना भी लोन दे सकते हैं। इंडिया में जो है वो लोन्स को यूज किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया में यूज किया जाना चाहिए लोन, दैट इज वाई एनी लिमिट जो है इसमें रखी नहीं गई है। री लेंडिंग, किसी और को लोन देने के लिए यूज नहीं करना है इसे,
या फिर कैरिंग आउट एग्रीकल्चर प्लांटेशन एक्टिविटीज, इसके लिए नहीं करना है। कोई भी फॉरेक्स ट्रांजैक्शन के लिए नहीं करना है एनआरआईज को। ठीक है, आप इंडिया में सिर्फ इसे यूज कर सकते हो, तो इंडिया से बाहर फॉरेक्स ट्रांजैक्शन कहाँ कर लोगे आप एनआरआईज को। ठीक है, तो रीपे जो किया जाता है नारो अकाउंट या इनवर्ड रेमिटेंस या फॉरेक्स का यूज किया जा सकता है इस पैसे को रीपे करने के लिए, लोन को रीपे करने के लिए। जो ऑथराइज्ड डीलर्स है वो लोन ग्रांट कर सकते हैं। सिक्योरिटी क्या है, एनआरई। लेट्स से मेरा एनआरई अकाउंट है, इसमें 100 रुपीज रखा हुआ है, तो उस पर जो है बैंक ने देखा कि हाँ इसके पास 100 रुपीज है, चलो इसके सिक्योरिटी के बेसिस पर आई विल ग्रांट द लोन। तो मैंने आपको पहले कहा था लोन क्या है, सेविंग्स अगर आप रख रहे हो देन लोन मिल सकता है। ठीक है, और लोन लिया जा रहा है या फिर अगर नहीं लिया जा रहा है और पैसे आप इंडिया से बाहर भेजना चाहते हो तो ऑथराइज डीलर्स परमिट कर सकते हैं इसके लिए। प्री मैच्योर विड्रॉल अगर किया जा रहा है डिपॉजिट्स का, तो लोन्स अगर आपने लिए हैं तो वो प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउ नहीं करते। लेट्स से मेरा ये 100 रुपीज है, इसके बेसिस पे लोन लिया मैंने और मैं 100 रुपीज लेके भाग रहा हूँ या फिर 100 रुपीज निकाल रहा हूँ, तो मुझे अलाउ नहीं किया जाएगा ये 100 रुपीज निकालने के लिए जब तक आपने लोन रिपे नहीं किया। और लोन इंडिया से बाहर ले जाया जा सकता है कि ईडी ब्रांच या करस्पॉन्डेंट्स आउटसाइड इंडिया, वो सॉरी जो इंडिया से बाहर कोई एनआरआई है वो लोन लेना चाहता है। ठीक है, तो जो भी एसबीआई का लेट्स से ब्रांच है, यानी कि लेट्स से एनआरआई यूएस में, तो यूएस में एसबीआई का जो ब्रांच है वो दे सकता है ये लोन को, या फिर जो वहां पर करस्पॉन्डेंट बैंक है एसबीआई का वो दे सकता है इस लोन को ऑन द बेसिस ऑफ मनी डिपॉजिट जो भी एनआरई या एफसीएनआर अकाउंट में है जो एसबीआई में खोला हुआ है। ठीक है, एनआरओ अकाउंट के बेसिस पर ये लोन्स जो है इंडिया से बाहर नहीं दिया जा सकता। समझ में आ रहा है आपको, इंडिया से बाहर एक एनआरआई है वो यूएस में लोन लेना चाहता है अपने एसबीआई के अकाउंट के सिक्योरिटी के बेसिस पर, तो एसबीआई का ब्रांच वो लोन दे सकता है या फिर एसबीआई का करस्पॉन्डेंट बैंक वो लोन दे सकता है। और ये अकाउंट कौन सा होना चाहिए, एनआरई या एफसीएनआर बी अकाउंट, बट नॉट एनआरओ अकाउंट। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट हाउसिंग लोन्स। हाउसिंग लोन्स में अगर हम देखें बैंक्स जो है अलाउ कर सकते हैं और हाउसिंग लोन दे सकते हैं एनआरआईज को, बट इसके कुछ कंडीशंस हैं। लोन का क्वांटम, मार्जिन मनी और रीपेमेंट का जो पीरियड है वो रेसिडेंट इंडियंस को जिस तरीके से होता है वैसे ही होगा। लोन अमाउंट जो है एनआरई एफसीएनआर बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं करना है। लोन लिया और पहले तो लोन का अमाउंट कितना होगा, इंडियंस जितना लेते हैं उतना होगा लिमिट्स। एफसीएनआर और एनआरई अकाउंट्स में इसे जो है डिपॉजिट नहीं करना। जिस चीज के लिए लिए हो लोन उसके लिए यूज करो, हाउस खरीदो, अकाउंट में डिपॉजिट करके रख दिया, नहीं करना है। लोन शैल बी फुल्ली सिक्योर्ड, तो ये फुल्ली सिक्योर्ड होने चाहिए लोन्स, किससे, प्रॉपर्टी से, या फिर और भी अगर प्रॉपर्टी से जो है बैंक संतुष्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल घर लेना चाहता है तो वो घर की सिक्योरिटी है, पेपर्स वगैरह, और उससे संतुष्ट नहीं है, उससे ज्यादा लोन अगर ले रहे या फिर जो भी है, तो वैसे में और भी एसेट्स को अटैच कर सकता है बैंक। ठीक है, तो रीपेमेंट जो भी है, रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से पैसे ला रहा है, या फिर एनआरई एफसीएनआर बी एनआरओ अकाउंट में जो पैसे हैं, या फिर रेंट और भी घर है इसके, उसके रेंट इसको मिल रहे हैं, तो उस पैसे से रीपेमेंट किया जा सकता है ना। फाइनली कौन से ट्रांजैक्शंस एनआरआईज नहीं कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी, प्लांटेशन, फार्म हाउस खरीद नहीं सकते हैं। ठीक है, हमने कह तो दिया कि घर वर खरीद लो, लेकिन ये चीजें नहीं खरीद सकते हैं। रियल एस्टेट एक्टिविटीज, कमर्शियल प्रॉपर्टीज इसमें डील नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स में ये ट्रेड नहीं कर सकते। पर ये क्या राइट्स होते हैं, पीपल को डेवलपमेंट राइट्स मिलते हैं कि हाँ इस प्रॉपर्टी को आपको डेवलप करना है, तो ये राइट्स वो ट्रांसफर कर सकते हैं एक दूसरे को, तो उसमें नहीं कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट्स वगैरह ओपन नहीं कर सकते। हाँ, कोई पर्सन पहले से इंडिया में था, उसका पीपीएफ अकाउंट था प्रोविडेंट फंड का, तो उसे कंटिन्यू कर सकता है वो, बट एनआरआई बनने के बाद, बट एनआरआई बन के वो पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स गवर्नमेंट लिंक्ड स्कीम्स, एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह नहीं कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग, यानी कि इंट्राडे एक दिन में आप जो है शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो, एक दिन में आपने खरीदा बेच दिया, तो वो नहीं करना है। वो दैट इज कॉल्ड इंट्राडे, विद इन वन डे ट्रेडिंग करना, तो वो काफी बार मार्केट को बहुत हिला देता है, तो वो नहीं करना है। शॉर्ट सेलिंग अलाउड नहीं है, यानी कि जो है उसका कॉस्ट जब ज़्यादा था आपने खरीदा और फिर जब वो डिक्रीज हुआ आपने उसे बेच दिया, तो यू बॉट एट 100, यू सोल्ड एट 80, यू गॉट अ 20 रुपीज प्रॉफिट, है ना, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग। ये नहीं करना है। ओके, तो दैट इज द थिंग।
So these are the things related to this chapter. इसके साथ ही chapter की discussion end होती है. हम कुछ questions कर लेते हैं यहाँ पे. Which among the following is a prohibited transaction for NRI? पूछा गया exam में. Purchase of agricultural property, plantation, farmhouses. Yes, prohibited. Real estate activities prohibited. Trading in transferable development rights prohibited. So D123 will be the right answer. Next question, which among the following is conditions for NRIs being eligible for housing loans to be granted by authorized dealers in India? NRIs को housing loan grant करने के लिए कौन से condition है? क्वांटम ऑफ लोन, मार्जिन मनी, पीरियड ऑफ रीपेमेंट, ये सब जो है रेजिडेंट इंडियंस के इक्वल होगा. यस. लोन अमाउंट शेल बी क्रेडिटेड टू एनआरई एफसीएनआर अकाउंट. तो लोन अमाउंट जो है एनआरई एफसीएनआर अकाउंट में क्रेडिट नहीं करना है, ये चीज गलत है. शेल बी फुल्ली सिक्योर्ड बाय इक्विटेबल मॉर्गेज ऑफ द प्रॉपर्टी प्रपोज्ड टू बी एक्वायर्ड एंड इफ नेसेसरी लेयर ऑन द बोरोवर्स अदर एसेट्स. ठीक है, तो वो जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है उससे सिक्योर्ड है एंड अदर एसेट्स है. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. तो 1 and 3 ओनली इज करेक्ट. कौन सा है 1 and 3 ओनली? सी. तो सी विल बी द राइट आंसर. I hope you enjoyed this sessions. Thank you.